हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। तो चलो वन वर्ड की इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और अब तक हम लोग टोटल 200 तक कर चुके हैं, ठीक है। कहने के लिए 200 है, लेकिन आपको पता है कि मैं जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत सारे हमने अभी तक कर लिए हैं याद, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है पिछली 4 क्लासेस की, आज इसकी 5वीं क्लास है जो 1500 की सीरीज में चला रहा हूँ वन वर्ड्स की। तो इसकी जो पीडीएफ्स है वो सारी की सारी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। देखो, आज का जो पहला है 201 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा वो क्या है। कंडीशन वही है पहले जैसी कि आपको पहले खुद से आंसर गैस करना है, अगर आपने पढ़ा है तो, याद किया है तो। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं जितने भी ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो भी साथ साथ में आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है आज का। द साउंड ऑफ आउल्स, आउल माने उल्लू। उल्लू जो आवाज क्रिएट करते हैं, जो आवाज निकालते हैं, उस आवाज को एक वर्ड में क्या कहा जाएगा। अगर आप एक वर्ड में कहना चाहोगे तो क्या कहोगे। क्या हॉन्क होगा, ने होगा, क्रॉक होगा या हूट होगा। तो द करेक्ट आंसर इज हूट। आउल की जो आवाज होती है ना उसको बोलते हैं हूट, ठीक है। क्रॉक आपने पहले पढ़ा है, क्रॉक किसका होता है। क्रॉक किसका होता है, जो मेंढक होते हैं, मेंढक की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं क्रॉक, ठीक है। और ने किसका होता है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में, आपको मैंने लिखने के लिए कहा था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि ने किसकी साउंड को कहा जाता है। देखो आगे, हॉन्क होता है लाउड हॉर्न साउंड मेड बाय व्हीकल्स। गाड़ियों के द्वारा जो लाउड हॉर्न बजाया जाता है, गाड़ी जो हॉर्न बजाते हैं ना जोर जोर से, उसको बोलते हैं हॉन्क। आपने कई सारी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ दिखा होगा डू नॉट हॉन्क। आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ डू नॉट हॉन्क, है ना। कई बार लिख देते हैं गाड़ी वाले डू नॉट हॉन्क। इसका क्या मतलब होता है, वो अपने पीछे वालों को, जो पीछे गाड़ी चला रहे हैं, उनको ये बोलना चाहते हैं कि बेवजह जोर जोर से हॉर्न मत बजाओ। तो गाड़ी की जो हॉर्न की आवाज होती है उसको बोलते हैं हॉन्क। ने क्या होता है, वोकलाइजेशन ऑफ हॉर्सेज, यानी कि साउंड ऑफ हॉर्सेज। हॉर्स जो आवाज निकालते हैं, जो क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ने। क्रोक आपको पता है, हार्श साउंड प्रोड्यूस बाय सर्टेन एम्फीबियंस, जैसे कि खास करके फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉक। जो टर टर की आवाज होती है ना उसको क्रॉक बोला जाता है, ठीक है। राइट्स टू वोट इन एन इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में वोट देने का जो अधिकार होता है, राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार जो होता है, उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे, पोर्टेबल। देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाओ। पोर्टेबल पहले आप पढ़ चुके हो, मैंने पिछली 4 क्लास में जितने भी वर्ड्स पढ़ाए मुझे एक एक वर्ड याद है कि मैंने क्या पढ़ा दिया आपको। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ये तीनों वर्ड आपके लिए बिल्कुल नए हैं क्योंकि ये आज से पहले पिछले 4 क्लासेस में नहीं आए। प्रोपेगेंडा क्या होता है, सफरज क्या होता है, और ऑर्किड क्या होता है। पहले आप समझो प्रोपेगेंडा और ऑर्किड का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये दोनों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पता है। ऑर्किड क्या होता है, ऑर्किड का मतलब होता है फूलों का बगीचा, जहां पर एक साथ कई सारे, सॉरी फलों का बगीचा, जहां पर एक साथ कई सारे फल उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्किड, ठीक है। और प्रोपेगेंडा क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अपना जो गलत ओपिनियन है, आपको पता है कि वो गलत ओपिनियन है, लेकिन आप लोगों पर उस ओपिनियन को थोपना चाहते हो या लोगों के सामने उसको रखना चाहते हो, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। क्या बोलते हैं, प्रोपेगेंडा, ठीक है। मतलब सारी पॉइंट्स को उजागर ना करके आप उन्हीं पॉइंट्स को उजागर करते हो जिनको आप करना चाहते हो, जिन पॉइंट्स को आप सपोर्ट करते हो, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। तो एक ही आंसर बचा हमारा, वो क्या बचा हमारा, सफरज, ठीक है। देखो एक्सप्लेन किया, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, बता चुका हूं। ऑर्किड मतलब फ्रूट्स ट्री एरिया, मतलब जहां पर फल उगाए जाते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, ऑर्किड। और प्रोपेगेंडा बायस्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एक तरफा है, जो कि बायस्ड है। समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक प्रोपेगेंडा लेके बैठे होते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करते हैं, और जो दूसरी पार्टी या जो दूसरी आइडिया है उनकी बात वो करते ही नहीं है, बस एक ही पार्टी की बुराई करते रहेंगे, या एक ही आइडिया की बुराई करते रहेंगे और दूसरे को क्या करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, उनकी कमियों को भी नहीं बताएंगे। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देंगे जो बायस्ड है, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है वही आपको बता देंगे। इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। क्या बोलते हैं, प्रोपेगेंडा। एन एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही एडवेंचरस है। एडवेंचरस का मतलब जो एडवेंचर में बिलीव रखता है। एडवेंचर का मतलब क्या होता है, जो रिस्क उठाता है ना, डिफिकल्ट टास्क करना चाहता है। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। बोल्ड का मतलब क्या होता है, बहादुर, ठीक है, जो बहादुर तरह का व्यक्ति है। टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बिना बात का रिस्क ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बेवकूफी बोलेंगे। जो बिना बात का रिस्क ले, बिना बात का एडवेंचर करे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मूर्खी तो बोलेंगे ना। तो याद करने का तरीका है कि ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फूल हार्डी। क्या बोलेंगे, फूल हार्डी, क्योंकि इसमें फूल आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, फूल हार्डी। जजमेंटल क्या होता है, डेबोनायर क्या होता है, और असॉल्टिव क्या होता है। देखो, जजमेंटल का मतलब होता है टेंडिंग टू फॉर्म ओपिनियंस टू क्विकली, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी किसी चीज को लेकर अपना ओपिनियन दे देता है। मतलब किसी को भी देखेगा
और सच्चाई जाने बिना कुछ भी अपना ओपिनियन पास कर देता है। अरे ये तो ऐसे घर की होगी, अरे ये तो बेकार लड़का लग रहा है, अरे ये तो ऐसा लग रहा है। मतलब जो ऐसे क्विकली क्या कर देता है, जजमेंट पास कर देता है ना, अपना ओपिनियन क्या कर देता है, दे देता है बहुत जल्दी। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जजमेंटल। ऐसे आसपास हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जजमेंटल होते हैं। यानी कि बिना सच को जाने, बिना सच्चाई जाने वो क्या करते हैं, अपना जो ओपिनियन है वो दे देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, डेबोनेर, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति, खास करके पुरुष के लिए यूज किया जाता है ये, जो कि कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, बहुत चार्मिंग है एंड अट्रैक्टिव है। एंड क्या है, अट्रैक्टिव है, जो देखने में बहुत ज्यादा क्या है, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव है, स्टाइलिश है, कॉन्फिडेंट है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डेबोनेर। ठीक है, असॉल्टिव का मतलब क्या होता है, जो क्या करे, किसी को असॉल्ट करे। असॉल्ट करने का मतलब क्या होता है, असॉल्ट करने का मतलब होता है प्रताड़ित करना। असॉल्ट करने का मतलब है प्रताड़ित करना, हाँ कि ना। अगर आप किसी को फिजिकली असॉल्ट कर रहे हो मतलब आप उसको फिजिकली प्रताड़ित कर रहे हो, आप उसको मार पीट रहे हो। तो जो असॉल्ट करता है उसको बोलते हैं असॉल्टिव, यानी कि फिजिकली अग्रेसिव। जो बंदा बहुत ज्यादा क्या है, अग्रेसिव है, उसको बोलते हैं असॉल्टिव, जो असॉल्ट करता है, जो असॉल्ट करता है। जजमेंटल समझ में आ गया, जो बहुत जल्दी चीजों को जज कर लेता है, बिना सच को जाने, बिना कुछ पता किए किसी चीज को देखेगा और अपना जजमेंट पास कर देगा। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जजमेंटल। बोलते हैं ना भाई इतना जजमेंटल क्यों हो रहा है, पहले सच्चाई तो जान ले, पहले पता तो कर ले उसके पीछे की मतलब हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पता तो कर ले। डेबोनेर आपको पता लग गया, कोई भी आदमी जो अट्रैक्टिव है, खूबसूरत जवान है, कॉन्फिडेंट है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डेबोनेर। असॉल्टिव का मतलब जो असॉल्ट करता है दूसरों पर, यानी कि जो दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है फिजिकली, जो फिजिकली अग्रेसिव है उसको बोलते हैं असॉल्टिव। समवन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट्स, फूड, ड्रिंक और सम अदर सब्जेक्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसके बारे में, आर्ट के बारे में, फूड के बारे में, ड्रिंक के बारे में, या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है, जिसको हम बोलते हैं पारखी, बोलते हैं ना कला का पारखी। अब वो किसी भी चीज का, अच्छे खाने का पारखी हो सकता है, किसी कला का पारखी हो सकता है, किसी ड्रिंक का पारखी हो सकता है, जो ड्रिंक को देखकर ही बता देगा कि इसके अंदर, जैसे कोई मॉकटेल दे दो आप उसको, वो देख के बता देगा इसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है, किन किन चीजों को मिला के मॉकटेल बना है, स्मेल करके बता देगा। कोई कॉकटेल दे दो बना के, वो देख के बता देगा कि यहाँ क्या क्या चीजें मिलाई गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर कोई खाना उसके सामने रख दो, वो बता देगा कि कौन से देश की डिश है, इसमें क्या क्या डाला गया होगा। तो पारखी किस्म का बंदा होता है। ऐसी आर्ट के मामले में भी होता है ना। ऐसी बहुत अलग अलग फील्ड में पारखी लोग होते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हम पारखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारखी। जो म्यूजिक की अच्छी नॉलेज रखे, है ना, उसे क्या बोलेंगे, म्यूजिक का पारखी। जो ड्राइंग की अच्छी नॉलेज रखे उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग का पारखी। तो पारखी एक वर्ड है जो किसी भी फील्ड का हो सकता है, अपना सेपरेट एक पारखी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैसिफिस्ट बोलेंगे, ग्वामंड बोलेंगे, सिनिक बोलेंगे, कोनेश्वर बोलेंगे। आप देखो इसमें जो 4 ऑप्शन है ना, 4 में से 3 ऐसे हैं जो पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पिछली 4 क्लासेस में। पैसिफिस्ट मैं आपको कई बार पढ़ा चुका, पैसिफिस्ट तो बहुत बार रिपीट हो चुका है अब तक। पैसिफिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर के अगेंस्ट होता है और जो चाहता है कि किसी तरीके से भी क्या रहे, समाज में शांति स्थापित रहे और पीस को मेंटेन किया जा सके। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या, शांतिवादी, यानी कि पैसिफिस्ट। दूसरा ग्वामंड। ग्वामंड मैंने बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेंसिव फूड, एक्सपेंसिव ड्रिंक, इन सब में बहुत ज्यादा क्या होता है, शामिल होता है, मतलब बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन आदमी होता है, उसको बोलते हैं ग्वामंड। सिनिक कौन होता है, सिनिक मैंने बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे कपटी हैं, सारे के सारे बेकार हैं, सबको शक की नजर से देखता हो, सबको बेकार मानता हो। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सिनिकल। क्या बोलते हैं, सिनिकल। याद आया, तीनों पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो इसका एक ही ऑप्शन बचा, आंसर क्या बचा, कॉन्श्योर। क्या बचा, कॉन्श्योर। कॉन्श्योर इसका करेक्ट आंसर है। स्पेलिंग भी याद साथ में किया करो, मैं आपको बता चुका हूं कॉन्श्योर की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पैसिफिस्ट पता है, वन हु अपोजेस द आइडिया ऑफ वॉर, जो वॉर को क्या करता हो, अपोज करता हो, यानी कि वॉर के खिलाफ हो, एंड वायलेंस, किसी भी प्रकार के वायलेंस के खिलाफ हो। गवर्नमेंट मैंने बताया था, अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने का शौकीन है और बहुत ज्यादा खाना पीना उसमें शामिल है, वो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। सिनिक बताया था, पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, जिसका ये मानना है कि भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो केवल अपने आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड आर नॉट सिंसियर, और सिंसियर नहीं है, मतलब सब पर डाउट करता है, ये दुनिया के सारे इंसानों को खराब मानता है। व्यक्ति जो सिनिक होता है दुनिया के सारे इंसानों को खराब मानता है। आ चुका कि नहीं आ चुका, अब आप बताओ, पहले आया कि नहीं आया तीनों। इसीलिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि जो ऑप्शंस होते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर दोज ऑप्शंस, आप ऑप्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑप्शन है वही कभी क्वेश्चन बन जाएंगे, जो क्वेश्चन है वही कभी ऑप्शन बन जाएगा। यही चलता है एसएससी में, आप देख ही रहे हो ना, इतनी क्लासेस मैंने ली है, मैंने सारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाए हैं, रिपीट ही तो हो रहा है। और अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हो
अगर आपने इस सीरीज के सारे वन वर्ड्स कर लिए विद ऑप्शंस जो मैं कराता हूं ये, तो ट्रस्ट में किसी किताब से करो मत करो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप एग्जाम में चले जाना, आप देख लेना कि यहीं से आपके वन वर्ड उठ के आ जाएंगे एग्जाम में। इसी तरीके से अभी इडियम कराने वाला हूं, तो साइनो सब कराने वाला हूं, ठीक है, करके चले जाना, वो कैब में बिल्कुल प्रखच्चे उड़ा दोगे तुम। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग, किसी भी हैंड राइटिंग की या प्रिंटिंग की जो एग्जैक्ट कॉपी होती है, जैसे मान के चलो कोई पेपर है जिसपे मैंने अपने हाथ से कुछ लिखा है, या कोई मैंने कंप्यूटर से प्रिंट निकाला है। अब इसकी जो मैं एग्जैक्ट कॉपी करूं, मान लो इसको मैं एक मशीन में डालूं और बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी निकाल दूं, तो वो जो एग्जैक्ट कॉपी है, वो जो एग्जैक्ट कॉपी मैंने निकाली है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? प्लेटिट्यूड बोलेंगे, मेडन बोलेंगे, पोर्टेबल बोलेंगे, फैक्सिमाइल बोलेंगे। देखो ये पहले आ चुका है और ये भी पहले आ चुका है, ये अभी भी आया था कुछ देर पहले। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, और प्लेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? पहले भी आ चुका है, घिसी पिटी बात, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जिसको इतनी बार रिपीट किया जा चुका है कि उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब घिसी पिटी बात है ना। मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन का मतलब कुंवारी लड़की भी होता है, और मेडन का मतलब जो किसी का फर्स्ट स्पीच होता है उसको मेडन कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना मेडन स्पीच, वैसे स्पीच लगाना गलत है, मेडन अपने आप में क्या होता है? फर्स्ट स्पीच को मेडन कहते हैं, और मेडन का मतलब कुंवारी लड़की भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट आंसर क्या है? फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल का मतलब क्या होता है? प्रतिलिपि, 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 या फिर कह सकते हो कॉपी। क्या बोल सकते हो? कॉपी, मतलब किसी चीज की जो एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है, किसी चीज की जो एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है भाई। कॉल आ गया था, देखो समझ में आ गया, बाकियों की मीनिंग देखे, ये समझ में आ गया। फैक्सिमाइल का मतलब प्रतिलिपि, यानी कि किसी की एग्जैक्ट कॉपी जो होती है किसी भी चीज की, किसी भी डॉक्यूमेंट की, चाहे वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो। प्लेटिट्यूड, अ ट्राइट और ओवर यूज्ड स्टेटमेंट, मैंने बताया था एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको बहुत बार यूज किया जा चुका है, ऑफन लैकिंग ओरिजिनलिटी और डेप्थ, और इसी की वजह से उसकी जो ओरिजिनलिटी है और उसकी जो गहराई है बात की, वो खत्म हो चुकी है। ओवर यूज्ड स्टेटमेंट अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे? प्लेटिट्यूड। मेडन मैंने बताया, अ यंग वुमन और गर्ल हु इज अनमैरिड, एक यंग वुमन या यंग गर्ल जो अभी तक क्या है? अनमैरिड है, अभी तक क्या है? अनमैरिड है। अच्छा ये तो हो गया यंग वुमन के केस में। आपको मुझे ना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, बताओ इसका आंसर आपको बताना है, आपको गेस करना है इसका आंसर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है भाई। मेडन समझ में आ गया, या फिर कह सकते हो फर्स्ट स्पीच, क्या बोल सकते हो? फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच को भी क्या बोलते हैं? मेडन, ठीक है। पोर्टेबल आपको पता है, पीने योग्य। द साउंड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की जो साउंड होती है, अलग अलग तरह के जानवरों की साउंड अब तक आप याद कर चुके हो। मेंढक का साउंड कैसा होता है, घोड़े का साउंड कैसा होता है, कैट का साउंड कैसा होता है ना, आउल का साउंड कैसा होता है। अब आप पढ़ रहे हो एलिफेंट का साउंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट, क्वैक, लॉरल या स्क्रीच। तो द करेक्ट आंसर इज ट्रम्पेट। एलिफेंट का जो साउंड है उसे क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट। क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट, ठीक है। क्वैक होता है साउंड मेड बाय डक, यानी कि बत्तख, बत्तख की जो आवाज होती है उसे बोलते हैं क्या? क्वैक। क्या बोलते हैं? क्वैक, करती है ना वो क्वैक क्वैक। लॉरल का मतलब होता है प्रेज और एडमिरेशन। लॉरल का मतलब क्या होता है? लॉरल का मतलब होता है प्रशंसा। लॉरल का मतलब क्या होता है? प्रशंसा, प्रेज और एडमिरेशन। स्क्रीच, हाई पिच्ड या हार्श साउंड, मतलब कोई ऐसी आवाज जो बहुत लाउड है, बहुत हार्श है, लाउड होने की वजह से बहुत क्या है? हार्श है। हार्श का मतलब जो कानों को चुभे। हार्श का मतलब, हार्श साउंड का मतलब एक ऐसा साउंड जो आपके कानों को चुभे। हाई पिच्ड, क्योंकि उसकी जो पिच है वो बहुत हाई है, जो पिच है वो क्या है? बहुत हाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड पे एक कार जा रही है फुल स्पीड में, है ना, 120 140 की स्पीड है, और अगर वो अचानक ब्रेक लगाए तो उसके टायर जो हैं, टायर एक आवाज क्रिएट करेंगे रोड के साथ में, क्या करके? घर्षण करके एक आवाज क्रिएट करेंगे। वो जो आवाज होती है उसको भी क्या बोलते हैं? स्क्रीच। क्या बोलते हैं? स्क्रीच, क्योंकि वो भी बहुत हाई पिच्ड की आवाज होती है और बहुत हार्श होती है, बहुत क्या होती है? हार्श होती है, तो उसको बोलते हैं स्क्रीच। या फिर कह सकते हो चीख, बहुत जोर से जो चीख होती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं? स्क्रीच। क्या बोलते हैं? स्क्रीच, ठीक है। गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज, ऐसी सरकार जिसमें दो शासक होते हैं, ठीक है, ऐसी सरकार जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, वो दोनों मिलकर सरकार को चलाते हैं, उन दोनों के पास ही बराबर या इक्वल अथॉरिटी, इक्वल जो है दोनों के पास पावर होती है, दोनों पावर शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? अच्छा इनमें से बहुत तो आप पहले पढ़ चुके हो, मोनार्की आप पढ़ चुके हो। मोनार्की का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जहां पर सारी की सारी जो पावर है और अथॉरिटी है एक राजा या रानी के पास होती है, ठीक है। एनार्की आप पढ़ चुके हो। एनार्की का क्या मतलब होता है? मतलब एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी गवर्नमेंट या रूल या लॉ नहीं होता, है ना, एब्सेंस ऑफ लॉ कह सकते हो, एब्सेंस ऑफ लॉ या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ रूल्स,
यानी कि अराजकता, जहां पर कोई सरकार नियम कानून कुछ नहीं है, तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं एनार्की। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, मतलब उस देश के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी गण होते हैं, ठीक है, वो सब मिलकर सरकार को रन करते हैं। उनकी ओपिनियन की वजह से सरकार चलती है, वो सब अपना ओपिनियन देते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। यहां पर क्या पूछा है? बाय टू रूलर्स, तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। द करेक्ट आंसर इज डायरकी, द करेक्ट आंसर इज डायरकी, ठीक है। मोनार्की आपको पता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन यूजुअली अ किंग और क्वीन रूल्स, जहां पर एक राजा या रानी जो है वो शासन को चलाता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है अ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, हु आर नॉट इलेक्टेड, जिनको हमने चुना नहीं है। हमारे भारत के अंदर भी कहने के लिए ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, दोनों का संगम है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि हम अपने शासकों को खुद चुनते हैं, हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं इलेक्शन में। और ब्यूरोक्रेसी क्यों है? क्योंकि सरकार को वो देने के लिए, क्या बोलते हैं, सरकार को काम करके देने के लिए, या सरकार को कह सकते हो समय समय पर गाइडलाइन देने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बैठे मंत्रालयों के अंदर, जो मंत्रालय बनाए जाते हैं उनके अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है। उसी मंत्रालय का एक हेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम? सेक्रेटरी। जैसे अगर कोई गृह मंत्रालय का जो हेड है, गृह मंत्रालय जो बना हुआ है, जो गृह मंत्री जी को मतलब कार्य करके देता है, समय समय पर सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां देता है, गृह मंत्री जी को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज असल में गृह मंत्रालय से दी जाती है मंत्री जी के पास। मंत्री जी के पास इतना समय नहीं होता कि मंत्री जी खुद कर सके ये, तो वो काम जो है ना मंत्रालय में किया जाता है। तो उस मंत्रालय का जो सबसे हेड व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है क्या? सेक्रेटरी। अब जैसे गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री है, तो उसके सेक्रेटरी को क्या बोलेंगे? होम सेक्रेटरी। ऐसी डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। और ये जो सेक्रेटरी होते हैं ये असल में कौन होते हैं? सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स। यूपीएससी क्रैक अगर आप कम उम्र में कर लेते हो, 24-25 की उम्र में कर लेते हो, 26 की उम्र में, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप प्रमोशन लेते 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 सेक्रेटरी बन सकते हो। और इससे ऊपर हमारे भारत के अंदर, सुनना मेरी बात ध्यान से, इससे ऊपर हमारे भारत के अंदर ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो आप एग्जाम क्रैक करके प्रमोशन लेके जा सकते हो। इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं, सेक्रेटरी से ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। सेक्रेटरी से ऊपर वैसे तो देखो आपको पता है मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं जिसको आप एग्जाम से क्रैक कर सको। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? किसी एग्जाम को क्रैक करके, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके, प्रमोशन लेकर जो सबसे बड़ी पोस्ट हमारे भारत में है वो है सेक्रेटरी की। इफ यू आर अ सेक्रेटरी, अगर आप एक सेक्रेटरी हो तो आपकी जो पावर है मतलब वो इतनी है कि मैं आप बयां भी नहीं कर सकता शब्दों में, आपके पास इतनी पावर आ जाती है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो या करने की इच्छा रखते हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम उम्र में डेडिकेशन के साथ लग जाओ, कम उम्र में सिलेक्शन लेके जाओ। सिलेक्शन लेने का भी मजा तब है जब कम उम्र में हो, ताकि एक सही समय पर आप सही पोस्ट पे पहुंच के रिटायर हो सको। ठीक है मेरे भाई? तो ब्यूरोक्रेसी यही है हमारे देश में। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है जितने भी मंत्रालय हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, बहुत सारे अंडर सेक्रेटरीज बहुत सारे काम करते हैं। तो इन्हीं की वजह से सरकार चल रही है, इसलिए हमारे देश में क्या है? ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? रन करते हैं। एनार्की आपको पता है, अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब देश में सरकार ही नहीं है, कोई रूल कोई लॉ है ही नहीं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एनार्की, यानी कि अराजकता। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? नौकरशाही। क्या बोलेंगे? नौकरशाही। और इसको क्या बोलेंगे? अराजकता। और जो अराजकता को फैलाया उसे क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट। क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट। पहले भी आ चुका है, अराजकतावादी, ठीक है, पहले भी आ चुका है, हाँ कि ना? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टील्स नरिशमेंट। स्टील्स नरिशमेंट का क्या मतलब है यहां पर? फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स। देखो ध्यान से समझो, एक ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित कोई चीज है ना, जो क्या करे? स्टील नरिशमेंट, यानी कि अपना भरण पोषण करे। देखो स्टील का मतलब है तो चुराना होता है, और नरिशमेंट का मतलब क्या होता है? भरण पोषण। तो यहां पर क्या करोगे? भरण पोषण को चुराए, भरण पोषण को चुराए, ठीक है। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने भरण पोषण यानी कि जो अपना जो खाना है, भरण पोषण का मतलब जो अपना खाना पानी जो भी उसके शरीर के लिए रिक्वायर्ड है उसको वो चोरी करता है। किससे चोरी करता है? किसी दूसरे लिविंग बींग से। यानी कि हमारे सर में जो जू है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित चीज है, बोलो हाँ कि ना? वो जो जू है हमारे सर में ही रहता है। अगर आप उसको बाहर रख दोगे कुछ समय के लिए, आप उसको नोटिस करते रहो कुछ समय के लिए, दिन रात नोटिस करो, वो कुछ समय मर जाएगा, क्योंकि उसका जो भोजन है
वो कहीं और से नहीं आता, वो एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम है, इंसान है, हमसे आता है। यानी कि अपना जो नरिशमेंट है ना वो हमसे चुराता है, यानी कि हमारे खून को पी के वो जिंदा रहता है। यानी कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। एक कोरियन मूवी है पैरासाइट, ठीक है, जिसको आज से 2 या 3 साल पहले शायद या 4 साल पहले शायद वो मिला था, ऑस्कर पुरस्कार मिला था बेस्ट मूवी का, पैरासाइट। तो जब आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाए, जब आप फ्री हो जाओ, तो आप इस मूवी को जरूर देखना, Amazon प्राइम के ऊपर आपको मिलेगी पैरासाइट, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब समझ में आ गया, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने पाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, अगर वो उनको ना मिले तो वो मर जाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे कि भैंस हो गई, बकरी हो गई, कुत्ते हो गए, उनके शरीर से ना कुछ छोटे छोटे आपने देखे होंगे इंसेक्ट होते हैं, वो चिपके होते हैं, है ना। वो क्या है, वो सारे के सारे पैरासाइट्स है, क्योंकि उनका जो भरण पोषण है वहीं से आता है। वेक्टर, इंसेक्ट और को डिपेंडेंट, क्या मीनिंग है इसका। वेक्टर का मतलब है ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिटिंग डिजीजेज, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को लेके जाते हैं। जैसे आपको पता है डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, या फिर आपको पता है और भी ऐसे कई सारे जीवाणु कीटाणु वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, बीमारी को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, बीमारियों को ट्रांसमिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर, है ना। जैसे कि एनाफ्लिज नाम का होता है एक मच्छर, शायद एनाफ्लिज ही होता है ना, यही होता है शायद मेरे ख्याल से, जो क्या करता है, डेंगू को फैलाता है। मतलब पहले वो एक आदमी को काटेगा, उसके बाद वही जाके दूसरे आदमी को काट लेगा, तो बीमारी फैला देता है वो, ठीक है। एन इंसेक्ट एटसेट्रा दैट कैरीज अ पर्टिकुलर डिजीज, कोई ऐसा इंसेक्ट जो किसी पर्टिकुलर डिजीज को कैरी करता है, मतलब अपने साथ लेके चलता है, फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, मतलब एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति तक ले जाकर उस बीमारी को फैला देता है। देखो कितने कमीने होते हैं। इंसेक्ट, स्मॉल 6 लेग्ड एनिमल्स, इंसेक्ट आपको पता है कीड़े, लेकिन कीड़े भी कौन से, जिनके भैया कम से कम 6 पैर होने चाहिए, ठीक है, और उनकी जो बॉडी है ना 3 पार्ट में क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। उनकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। डिवाइड होने को क्या बोलते हैं, सेक्ट। सेक्ट को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड। सेक्ट को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड या डिवाइड होना। तो जिनकी बॉडी कम से कम 3 पार्ट में सेक्ट होती है, 3 पार्ट में क्या होती है, सेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मच्छर ले लो, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, इनकी जो बॉडी है 3 पार्ट के अंदर क्या होती है, सेक्ट होती है, मतलब डिवाइडेड होती है, ठीक है। इनके 2 पंख होते हैं, ये भी इंसेक्ट की कैटेगरी के लिए जरूरी है कि 2 पंख होने चाहिए, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होने चाहिए, और इनके अलावा इनके 6 पैर होने चाहिए। तो उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े। कोडिपेंडेंट, कोडिपेंडेंट जैसे कि हम और नेचर, यानी कि इंसान और नेचर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम नेचर पे डिपेंडेंट है, नेचर हम पे डिपेंडेंट है, बोलो हाँ कि ना। यानी कि हम दोनों एक दूसरे पे क्या है, कोडिपेंडेंट है। म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसा रिश्ता जैसे हमारा और प्रकृति का है जो कि क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट। म्यूचुअली का मतलब आपस में, अगर वो मुझ पे डिपेंडेंट है तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, उसको बोलते हैं कोडिपेंडेंट, ठीक है। अ लॉन्ग वॉन्डरिंग और वोयाज, एक लंबी यात्रा, अ लॉन्ग वोयाज। वोयाज का मतलब क्या होता है, यात्रा। वोयाज का मतलब क्या होता है, यात्रा। और वोयाज खास करके हम समुद्री यात्रा के लिए लगाते हैं। वोयाज जो है खास करके हम समुद्री यात्रा के लिए लगाते हैं। अ लॉन्ग वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब वही घूमना फिरना। अ लॉन्ग वॉन्डरिंग या फिर वोयाज यूजुअली मार्क्ड बाय मेनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून, जिसमें जिस यात्रा में आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, मेनी चेंजेस, बहुत सारे आपको बदलाव मिलते हैं, ऑफ फॉर्च्यून यानी कि भाग्य के। यानी कि एक ऐसी यात्रा जिस यात्रा में आपको बहुत सारे बदलाव नजर आए, आपको बहुत सारे जो वो है ना अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे एडवेंचर्स आपको देखने को मिले। जैसे 11th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर है इंग्लिश के अंदर, उनके टेक्स्ट बुक के अंदर एक चैप्टर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, ऐसी एक नाम है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ऐसी नाम है शायद, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर या इफ वी ऑल आर टुगेदर, ऐसी नाम है। तो उसके अंदर एक ऐसी यात्रा का वर्णन किया गया कि एक पूरा जो परिवार है वो एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकलता है, और कैसे कैसे उनके साथ में घटनाएं घटती हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी जो समुद्री लहरें हैं वो आ जाती हैं। एक समुद्र की लहर इतनी ऊंची उठ के आती है कि उनकी पूरी जो शिप है वो टूट फूट जाती है, उसका पूरा परिवार पानी में बह जाता है। फिर वापस वो किसी तरीके से आते हैं उसके ऊपर, फिर कैसे कैसे करके एक आइलैंड तक पहुंचते हैं। तो ऐसी कोई यात्रा जहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले जर्नी के दौरान, वोयाज के दौरान, ऐसी किसी एक्साइटिंग यात्रा को या एडवेंचरस यात्रा को, और लंबी यात्रा होनी चाहिए। एक वर्ड में बोलना चाहो क्या बोलोगे, ओडिसी, ओड, पिलग्रिमेज या ट्रिप। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ओडिसी, द करेक्ट आंसर इज ओडिसी, ठीक है। या फिर कह सकते हो अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी और एक्सपीरियंस, है ना। एक एडवेंचरस जर्नी या एक एडवेंचरस जो एक्सपीरियंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, ओडिसी। क्या बोलते हैं, ओडिसी, ठीक है।
ओड अ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन। ओड का मतलब कोई एक ऐसी पोएम जो किसी एक खास ओकेजन पर लिखी जाती है, खास ओकेजन के लिए लिखी जाती है। एक नॉर्मल पोएम नहीं, एक ऐसी पोएम जो किसी खास ओकेजन के लिए, जैसे आपके टीचर रिटायर हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट के लिए आपने एक पोएम लिखा, रिटायरमेंट पे खड़े होकर आप उनको सुना रहे हो, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ओड। वो एक तरह का क्या है, ओड है। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। अ लॉन्ग जर्नी दैट अ पर्सन मेक्स, मतलब एक लंबी यात्रा जो एक व्यक्ति करता है, टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस, एक धार्मिक प्लेस पर जाने के लिए, तो उस जर्नी को क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज। ट्रिप का मतलब है जर्नी टू अ प्लेस एंड बैक अगेन। ट्रिप का सिंपल मतलब है कि किसी भी जगह तक जाना और जाकर वापस आ जाना, उसको बोलते हैं ट्रिप। जैसे दोस्तों के साथ आप ट्रिप प्लान करते हो ना कि भाई चलते हैं गोवा, चलते हैं गोवा, 2 दिन में चल के आ जाएंगे, तो एक ट्रिप हुआ, किसी जगह पर जाना और वहां से आ जाना कैजुअली, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप। वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो या तो 100 साल का है या 100 साल से उसकी उम्र ज्यादा है, या तो 100, आप 70 से 79 के बीच वाला क्या होता है वो आप पढ़ चुके हो, 80 से 89 के बीच वाले को क्या बोलते हैं वो आप पढ़ चुके हो, है ना। और इसके अलावा 91 से 99 के बीच का या 90 से 99 के बीच का जो उसे क्या बोलते हैं ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो क्या? वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर, एक व्यक्ति जो या तो 100 साल का है, 100 साल से ज्यादा है, उसे क्या बोलेंगे? गैस करो। सेंटेनेरियन, इमॉर्टल, मॉर्टल या सेंटेंशिया? क्या होगा करेक्ट आंसर? सेंचुरी। सेंचुरी से जोड़ने की कोशिश करो। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब शताब्दी। सेंचुरी 100 को दिखाता है, तो सेंचुरी से मिलता जुलता कोई वर्ड है? सेंटेनेरियन। तो सेंटेनेरियन का मतलब क्या हो गया? 100 साल का या उससे ज्यादा का व्यक्ति। इमॉर्टल और मॉर्टल एक दूसरे के ऑपोजिट है। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? अमर, यानी कि नेवर डाइंग, नेवर एंडिंग, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी मरे ना, लिविंग फॉरएवर, जो हमेशा तक चलता रहे। जैसे कि द इमॉर्टल अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इज व्हाट? इमॉर्टल। इमॉर्टल कैरेक्टर है महाभारत के, माना जाता है कि वो अमर है, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, उनका कभी भी देहांत नहीं होगा, ठीक है। मॉर्टल का मतलब क्या है? इसका ऑपोजिट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, जो कि क्या है? सब्जेक्ट टू डेथ है। जैसे इंसान क्या है? वी आर व्हाट? वी आर मॉरल्स। हम क्या है? मॉरल हैं, यानी कि वी आर सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि हमारा अंत हो सकता है, हमारी डेथ हो सकती है। वी आर सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है। सब्जेक्ट टू डेथ। हैविंग अ लिमिटेड वेदर रिटन और स्पोकन। हैविंग अ लिमिटेड वेदर रिटन और स्पोकन। लिमिटेड लिमिटेशन कह सकते हो, लिमिटेड की जगह पे क्या लिखो? लिमिटेशन। हैविंग अ लिमिटेशन मतलब हमारी एक लिमिटेशन है, वेदर रिटन और स्पोकन। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मॉरल, यानी कि सब्जेक्ट टू डेथ, जिसका एंड या जिसकी मौत हो सके। अ ग्राउंड या बिल्डिंग वेयर द लास्ट फ्यूनरल। लास्ट फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? लास्ट फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। क्या होता है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, ठीक है। तो कोई ऐसी जमीन या कोई ऐसी बिल्डिंग जहां पर किसी व्यक्ति का जो लास्ट फ्यूनरल यानी कि जो अंतिम संस्कार है, राइट्स, लास्ट फ्यूनरल राइट्स जो है आर परफॉर्म्ड, वो किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? टूम बोलेंगे, क्रेमेटोरियम बोलेंगे, बैरक बोलेंगे, मॉर्चुरी बोलेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टूम क्या होता है? टूम इज व्हाट? टूम का मतलब होता है मकबरा, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर किसी को दफन किया गया है, उसको बोलते हैं टूम। जैसे आप गए होगे हुमायूं टूम, दिल्ली में घूमने के लिए है ना, तो वहां पे हुमायूं को दफन किया गया था। तो हुमायूं टूम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी जगह जहां पर किसी को दफन किया गया, उसके ऊपर बिल्डिंग या कोई मकबरा टाइप बना दिया गया, उसी को बोलते हैं टूम। टूम का मतलब मकबरा, टूम का मतलब मकबरा। क्रेमेटोरियम इज व्हाट? देखते हैं। बैरक इज व्हाट? बैरक क्या होता है? जहां पर सेना के जो जवान होते हैं उनके रहने की जो छावनी होती है, जो जगह होती है जहां पर वो लोग रहते हैं, उसको बैरक बोला जाता है। और मॉर्चुरी क्या होता है? जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, अंतिम संस्कार से पहले डेड बॉडीज को जहां पर रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? मॉर्चुरी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? एक ही बचा, क्रेमेटोरियम। ऐसी जगह जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। टूम क्या होता है? अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन इज बेरिड, एक ऐसी जगह जहां पर एक व्यक्ति को दफन किया जाता है, उसको बोलते हैं टूम। बताया था अभी मैंने आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? किया जा चुका है, किया जा चुका है कई समय पहले और कई समय बीत चुका है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टूम। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसी जगह जहां पर आज भी दफनाया जाता है लोगों को, जब किसी का देहांत हो जाता तो दफनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बैरक क्या होता है? अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, या तो एक बिल्डिंग या बिल्डिंग्स का ग्रुप हो सकता है, इन विच सोल्जर्स लिव, जहां पर सोल्जर्स यानी कि सैनिक, सोल्जर्स यानी कि सैनिक रहते हैं मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं? बैरक। मॉर्चुरी, अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बेरिड, मतलब उनको दफन करने या
उनका अंतिम संस्कार करने से पहले जहां पर बॉडीज को रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? मॉर्चुरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चुरी। ठीक है। लायबल टू कैच फायर इजिली, मतलब जो जल्दी आग पकड़ ले, जो जल्दी आग पकड़ ले, आग पकड़ ले, है ना। कोई भी पेपर, कोई भी कपड़ा जो जल्दी आग पकड़ ले, नॉर्मल सारे पेपर, सारे कपड़े जो जल्दी आग पकड़ लेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज जो जल्दी आग पकड़ ले उसे क्या बोलेंगे? इनकम्बस्टिबल, एग्नोस्टिक, वीनियल या इनफ्लेमेबल। ये दोनों आप पहले भी पढ़ चुके हो, मना मत करना, मना करते ही फोन के अंदर घुस के मारूंगा। एग्नोस्टिक आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको 3 वर्ड साथ में पढ़ाए थे। एक मैंने आपको पढ़ा था थियस्ट। थियस्ट का मतलब वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की मौजूदगी को मानता हो, जो मानता हो कि हाँ भगवान है, यानी कि आस्तिक। एक मैंने आपको पढ़ाया था एथियस्ट, यानी कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास नहीं रखता, यानी कि नास्तिक। और एक मैंने आपको बताया था एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की मौजूदगी के बारे में श्योर नहीं है, जो डाउट में है कि भगवान है कि नहीं है, पता नहीं मुझे, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। याद आया? विनियल का मतलब क्या होता है? क्षमा योग्य अपराध, मतलब कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा अपराध जो कि सीरियस नहीं है या फिर ज्यादा गंभीर नहीं है, जिसके लिए माफी दी जा सकती है, उसको बोलते हैं विनियल। क्या बोलते हैं? विनियल। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। दो बच्चे आपके पास, इनकम्बस्टिबल और इनफ्लेमेबल। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जो जल्दी आग पकड़ लो उसे क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल। क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल। ये तो उल्टा है, जो जल्दी आग ना पकड़े वो होता है इनकम्बस्टिबल। देखो, नॉट एबल टू बर्न इजिली, जो जल्दी ना जले। इनकम्बस्टिबल का मतलब कोई ऐसी चीज जो जल्दी ना जले, जैसे कि लोहा हो गया, ये डायमंड हो गया, ये वो चीजें हैं जो जल्दी नहीं जलती, इनको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल। एग्नोस्टिक बता दिया, पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और विनियल, नॉट वेरी सीरियस एंड एबल टू बी फॉरगिवन, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है और माफ किया जा सकता है। तो ऐसे किसी भी जुर्म को या अपराध को या गलती को क्या बोलते हैं? विनियल। क्या बोलते हैं? विनियल। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फिटस, फिटस का मतलब क्या होता है? फिटस का मतलब होता है जन्म से पहले का बच्चा, जन्म से पहले का बच्चा, यानी कि जो गर्भ में होता है। ये भी आ चुका है पहले, मना मत कर देना। गर्भ के अंदर ही जब बच्चे को मार दिया जाता है, एक फीटस को मार दिया जाता है, तो उस फीटस की हत्या जो होती है, उस फीटस का जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो हत्या होती है, जो अंत होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड तो नहीं बोलेंगे, भाई की हत्या होती है, ये पढ़ चुके हो आप। एलिप्स, अभॉर और फिटिसाइड। देखो, साइड का मतलब हत्या होता है और आपको पता है साइड वाले दो हैं, तो फ्रेट्रिसाइड तो नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फिटिसाइड। क्या होगा? फिटिसाइड। फ्रेट्रिसाइड, यू नो, भाई की हत्या, सिबलिंग। ठीक है, सिबलिंग का मतलब ऐसे भाई बहन दोनों होता है। मैंने बताया था मेजरली जो फ्रेट्रिसाइड होता है वो हम भाई के लिए यूज करते हैं। अगर सिबलिंग भी दे देगा तो गलत नहीं होगा, सिबलिंग का मतलब भाई बहन होता है। अगर आपको केवल ब्रदर दे दे तो भी ठीक है, क्योंकि सिस्टर के लिए अलग से एक टर्म है हमारे पास जिसको क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड। क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड। एलिप्स का मतलब है अ ज्योमेट्रिकल शेप विद एन एलोंग्ड एंड क्लोज्ड कर्व, जिसको हम ओवल कहते हैं। ये जो ओवल शेप होता है ना, एलिप्स का मतलब होता है ये जो ओवल शेप का कोई फिगर होता है, इसको ओवल कह लो या एलिप्स कह लो, बात एक ही है। ठीक है। अबॉर का मतलब क्या होता है? टू फील इंटेंस डिस्गस्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील करना या बहुत ज्यादा नफरत जैसी भावना होना टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति आप कह सकते हो। अबॉर का मतलब होता है निंदा करना, या फिर कह सकते हो कड़े शब्दों में घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। आई अबॉर यू, इसका क्या मतलब है? कि मैं तुमसे घृणा करता हूं, है ना। किसी चीज के लिए बोलोगे तो आई अबॉर दिस, यानी कि मैं इस चीज से घृणा करता हूं, इस चीज से नफरत करता हूं, हाँ कि ना। टू फॉरबिड समथिंग, टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, मतलब किसी चीज को क्या कर देना? फॉरबिड कर देना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना या वर्जित करना कह लो। फॉरबिड का मतलब होता है वर्जित करना। वर्जित करने का मतलब जानते हो ना? रोक लगा देना, वर्जित करना या रोक लगाना, किसी चीज को वर्जित करना या रोक लगाना। ठीक है। या मना करना, स्पेशली बाय लॉ, खास करके कानून के द्वारा। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति बोल दे हो ऐसा मत करो, कानून के द्वारा। जब कानून किसी चीज को वर्जित कर दे, किसी चीज पर रोक लगा दे, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोपाउंड, प्रोस्क्राइब, क्वेंच या क्वारंटीन। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोस्क्राइब। एक होता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्राइब? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है? डॉक्टर आपको एक पर्चे के ऊपर दवाई लिख के देता है। डॉक्टर आपको एक पर्चे के ऊपर दवाई लिख के देता है। ठीक है, ये डॉक्टर का पर्चा है, दवाई लिख के आपको देता है, बोलता है कि आपको लेना है पैरासीटामोल। ठीक है,
आपको लेना है फ्लेक्सोन नाम की दवाई आती है, आपको वो लेना है, ठीक है, और एक डोलो लेना है। तीनों की 2-2 गोली आपको दिन में 8 बार लेनी है। मतलब 2 गोली पैरासीटामोल, 2 गोली फ्लेक्सन, 2 गोली डोलो, सब एक ही जैसा काम करते हैं, पता है ना। फ्लेक्सन बेसिकली एक क्या है, पैरासीटामोल भी एक पेन किलर भी है, और डोलो एक पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल है। तीनों की 2-2 गोली आपको लेनी है, यानी कि टोटल एक बार में 6 गोली आपको लेनी है, और दिन में 8 बार लेनी है। यानी कि डॉक्टर ने जो आपको ये लिख कर दिया, असल में देखा जाए तो डेथ नोट है एक तरीके का ये, मतलब इससे आपकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये, एक्चुअल में ये क्या है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। आपको पता होगा कुछ ऐसी दवाइयां हैं, सरकार ने बोल रखा है कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आपको मेडिकल स्टोर पे तब तक नहीं दी जा सकती जब तक आपके पास डॉक्टर का पर्चा, यानी कि वही पर्चा क्या है, प्रिस्क्रिप्शन, वो आपके पास ना हो। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी को किसी के बारे में कुछ बताना, रेफर करना बेसिकली, कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो मैंने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, मतलब मैंने उसको इस बारे में बता दिया कि यस यू कैन डू इट। और प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वर्जित करना, किसी चीज को वर्जित करना, रोक लगाना, स्पेशली बाय लॉ, ठीक है। प्रोपाउंड, टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और थ्योरी, किसी भी आइडिया को या अपनी थ्योरी को क्या करना, सामने रखना, क्या करना, सामने रखना, फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स, ताकि दूसरे लोग जो उसके ऊपर क्या कर सके, विचार कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोपाउंड करना। जैसे कि आई वांट टू प्रोपाउंड एन आइडिया, आई वांट टू प्रोपाउंड अ थ्योरी, है ना, यानी कि मैं एक आइडिया या एक थ्योरी को जो है रखना चाहता हूं ताकि लोग क्या कर सके, इसके ऊपर कंसिडरेशन कर सके। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, टू सेटिस्फाई वंस थर्स्ट, प्यास बुझाना। ये कौन सा प्यास बुझाना है जो आप लोग सोच रहे हो वो नहीं है, ये सच में पानी वाला ही प्यास बुझाना है, ठीक है। टू सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग, जैसे आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है तो आपने क्या किया, पानी पी लिया, और पानी पी के आपने अपनी प्यास को बुझा लिया, तो आपने क्या किया, आपने क्वेंच, यू क्वेंच्ड योरसेल्फ, यानी कि आपने अपनी प्यास बुझा ली। क्वारंटीन तो आपने सबने सुना होगा, कोविड के टाइम पे बहुत ये वर्ड सुना होगा। क्वारंटीन का मतलब एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी अवस्था, ठीक है, या एक ऐसा समय या एक ऐसी जगह जो बिल्कुल एकांत में होती है, इन विच पीपल और एनिमल्स दैट में हैव बीन एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शियस डिजीज और आर प्लेस्ड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई इन्फेक्शियस बीमारी हो गई है जो इन्फेक्शन से फैल सकती है ना, उस व्यक्ति को एक अलग जगह पे सबसे रख दिया जाता है जहां पर किसी को जाना अलाउड नहीं होता, तो उस जगह को या उस समय को क्या बोलते हैं, क्वारंटीन, क्या बोलते हैं, क्वारंटीन। आ रहा है मेरे भाई समझ में, ठीक है भाई, आगे देखें, देखो क्वारंटीन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको, क्वारंटीन, क्वेंच और प्रोपाउंड। अगला, इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी सिचुएशन है, या कोई ऐसा, मतलब मान लो कोई ऐसी बात है जिसको आप चाह कर भी बदल नहीं सकते, कोई ऐसा डिसीजन है, ओपिनियन है जिसको चाह के भी आप बदल नहीं सकते, या आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, ना तो बदल सकते ना उसको वापस ले सकते, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इर्रिवोकेबल, ऑर्डर, कोएर्स या इंटिमिडेट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल मतलब मान लो किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, या किसी ने मान के चलो कोई अपना फैसला सुना दिया, और कुछ भी हो जाए वो अपना फैसला अब वापस नहीं ले सकता, तो उसका जो फैसला है उस फैसले को एक वर्ड में आप क्या बोलोगे, बोलोगे यार ये कैसा इर्रिवोकेबल फैसला तुमने दे दिया, यानी कि कैसा फैसला तुमने दे दिया जिसको ना तो बदला जा सकता और ना ही उसको वापस लिया जा सकता, है ना। ऑर्डर का मतलब होता है किसी को आदेश देना, या फिर होता है क्रम, जैसे किसी भी चीज का एक ऑर्डर होता है ना, जैसे मान के चलो 10 कुर्सियां रखी हैं, एक होता है कुर्सी को जहां तहां रख दिया, एक होता है कि लाइन से रख दिया या एक अरेंजमेंट में रख दिया, तो वही जो चीजों का अरेंजमेंट होता है एक प्रॉपर तरीके से, उसको भी ऑर्डर कहा जाता है, क्रम। ऑर्डर का मतलब क्रम, या फिर ऑर्डर का मतलब आदेश देना। द अरेंजमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, किसी भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपके अनुसार हो सकता है, मेरे अनुसार सीक्वेंस अलग हो सकता है, मैं ऐसे लाइन लगा दूंगा, आपके अनुसार सीक्वेंस हो सकता है कि आप ऐसे लाइन लगा दोगे, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए, चाहे कैसा भी सीक्वेंस हो, एक सेट पैटर्न या फिर एक सेट मेथड में होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्रम यानी कि ऑर्डर। और ऑर्डर का मतलब आदेश देना भी होता है। कोएर्स का मतलब क्या होता है, कोएर्स का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, कोएर्स का मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर करना। टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मनाना, परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना। टू परसुएड एन अनविलिंग पर्सन, देखो ब्रैकेट में लिखा अनविलिंग पर्सन, अनविलिंग का मतलब जो व्यक्ति उस काम को लेकर इच्छुक ही नहीं है, मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हो जो व्यक्ति वो करना ही नहीं चाह रहा, वो अनविलिंग है उस चीज को लेके। टू परसुएड एन अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग, किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए परसुएड करना जो वो नहीं करना चाहता। बाय फोर्सिंग, बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, या तो आप अपने बल का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप थ्रेट का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब धमकी का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी धमकी या बल का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई काम करवाना, कोई बात मनवाना, उसको बोलते हैं कोएर्स करना। क्या करना, कोएर्स करना, ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसा बोला जाता है ना, अनाउंसमेंट जब होता है इलेक्शन के टाइम पे, आप सुनते होंगे कि कोई भी नेता, कोई भी कैंडिडेट किसी भी व्यक्ति को कोएर्स नहीं कर सकता,
टेम्प्ट नहीं कर सकता, मतलब लालच नहीं दे सकता, और कोयर्स नहीं कर सकता। कोयर्स का मतलब मजबूर नहीं कर सकता, धमका नहीं सकता उसको, ठीक है। और इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? धमकाना। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? धमकाना, मतलब उसको बताना कि तुम क्या क्या कर सकते हो, है ना, उसको बोलते हैं धमकाना। क्या करना? धमकाना। फ्राइटन यानी कि डराना, और थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब भी सेम होता है, धमकाना, ठीक है। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड। द एक्शन और ऑफेंस यानी कि कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा अपराध, ऑफेंस का मतलब अपराध, ऑफेंस का मतलब अपराध, इसमें क्या शामिल है? ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली, इसका क्या मतलब है? बदतमीजी से बोलना, बदतमीजी, अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, ये पहले भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। भगवान के बारे में या किसी भी धर्म की किसी धार्मिक चीज के बारे में जब आप बदतमीजी से और बेकार चीजें बोलते हो तो आपका ये जो एक्शन है, आपका ये जो एक्ट है, इसको क्या बोलेंगे? एक वर्ड में बताओ, आ चुका है, जल्दी से बताओ तो फटाफट से। द करेक्ट आंसर इज ब्लास्फेमी। द करेक्ट आंसर इज ब्लास्फेमी। एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ डिबेट्स के अंदर या फिर कहीं कहीं पर आप देखते होंगे टीवी वगैरह के ऊपर, सोशल मीडिया पे, तो कोई भी आता किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोल देता है ना, और फिर बाद में उसके ऊपर केस लगता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उसके ऊपर कौन सा केस लगता है? ब्लास्फेमी का। कौन सा केस लगता है? ब्लास्फेमी का, कि उसने क्या किया है? किसी चीज की पवित्रता को उसने भ्रष्ट किया। सेक्रिलेज आपको पहले से पता है, सेक्रिलेज का क्या मतलब होता है? किसी चीज की पवित्रता को भंग कर देना, है ना। तो ये जो एक्शन है टोटल जो आपने किया, किसी धर्म को हानि पहुंचाई या फिर किसी धार्मिक चीज को हानि पहुंचाई, आपके इस एक्शन को क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी। एक्सटेम्पोर आ चुका है पहले, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, कोई ऐसा स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दिया जाता है। देखो, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन और रिहर्सल, कोई ऐसी चीज जो बोली जाए या की जाए, मतलब कोई ऐसा काम जो किया जाए या कोई ऐसा स्पीच जो दिया जाए बिना प्रिपरेशन के या रिहर्सल के, तो ऐसे किसी भी स्पीच को, ऐसे किसी भी काम को क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर, ठीक है। आ चुका है पहले। एफिमेरल, ये भी आ चुका है पहले। एफिमेरल का मतलब क्या होता है? क्षणिक। एफिमेरल का मतलब क्या होता है? क्षणिक, जो केवल कुछ क्षण के लिए विद्यमान हो, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, जो केवल क्या हो? कुछ ही क्षण के लिए विद्यमान हो। जैसे बोलते हैं ना एफिमेरल हैप्पीनेस, यानी कि ये जो मेरी हैप्पीनेस है, जो मेरी खुशी है, ये एफिमेरल है, यानी कि क्षणिक है, ऐसे एक पल के अंदर चली जाएगी। लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ट्रांजिटरी, ये इसका सिनोनियम है, बहुत ही प्यारा, ये भी आपको याद करना है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, सिनोनियम है। और फ्लीटिंग, ये भी सिनोनियम है, ये दोनों के दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ट्रांजिटरी कह लो, ट्रांजिटरी कह लो, फ्लीटिंग कह लो, एफिमेरल कह लो, या फिर कह लो टेम्पररी। क्या बोल लो? टेम्पररी, जो कोई चीज क्या है? टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आ चुका है पहले। क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब क्या होता है? अगर इसको शुद्ध हिंदी में समझोगे तो क्रूसेड का मतलब होता है मेरे भाई धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। अपने धर्म के लिए, है ना, अपने धर्म के लिए या अपने मत के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने ओपिनियंस के लिए जब आप युद्ध लड़ने लग जाते हो, है ना, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, तो उस युद्ध को क्या बोलते हैं? क्रूसेड। क्या बोलते हैं? क्रूसेड। अ वाइगरस कैंपेन, वाइगरस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्तेजित या वायलेंट। कैंपेन, कैंपेन का मतलब एक तरह का मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है ना, और मूवमेंट फॉर अ कॉज और फॉर अ कॉज और प्रिंसिपल, मतलब किसी एक कारण के लिए, ऐसा नहीं कि बिना वजह, किसी एक कारण के लिए या किसी एक अपने सिद्धांत के लिए जब आप क्या करते हो? मूवमेंट निकालते हो, कैंपेन करते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रूसेड। और थोड़ा सा प्रिसाइज होकर समझोगे, अ फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव टू बी गुड, किसी ऐसी चीज के लिए लड़ना जो आपको लगता है कि भैया सही है, आपको क्या लगता है कि वो चीज सही है, और अगेंस्ट समथिंग, या फिर किसी ऐसी चीज के खिलाफ लड़ना दैट यू बिलीव टू बी बैड, जो आपको लगता है कि क्या है? बेकार है। आपको लगता है कि ये चीज सही है, ये चीज लोगों के हित में है, समाज के हित में है, तो आप उसके लिए लड़ रहे हो, या आपको लग रहा है ये चीज बेकार है तो आप उसके अगेंस्ट लड़ रहे हो, यानी कि एक तरह का धर्म युद्ध, एक तरह का धर्म युद्ध या कर्म युद्ध, उसको बोलते हैं क्रूसेड। क्या बोलते हैं? क्रूसेड। एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टूम और अ ग्रेव, ये आ चुका है पहले, फर्स्ट क्लास के अंदर आया था शायद ये। किसी भी ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, किसी भी कब्र के ऊपर आपको पता है एक इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब कुछ लिख दिया जाता है एक पत्थर को गाड़ के, जैसे ये कब्र है तो इस कब्र पे एक पत्थर इस तरीके से गाड़ दिया जाता है और यहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये कब्र है भाई, ठीक है, किसी की कब्र है ये, और यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया जाता है इस तरीके से, यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया जाता है और यहाँ पर लिख दिया जाता है मैरी जॉन्स, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1989 से 2023, इस तरीके से
ठीक है, और यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिख दिया जाता है। तो ये जो कब्र के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होता है, जो लिखित रूप में चीज होती है, जो पत्थर पे लिख दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एन इंस्क्रिप्शन ऑन और अ टूम, किसी टूम के ऊपर यानी कि मकबरे के ऊपर या फिर किसी कब्र के ऊपर, ठीक है, जो लिखित रूप में चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? ओड। ओड अभी आया था। किसी खास ओकेजन पे लिखा जाने वाला जो पोएम होता है, अभी आया था ना। इम्प्रिंट, एपिटाफ या कार्विंग, तो ये आप पढ़ चुके हो पहले। द करेक्ट आंसर इज एपिटाफ, आ चुका है पहले, ठीक है। बाकी की मीनिंग क्या है? ओड आपको पता है, अब टाइप ऑफ लिरिक पोएम दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाता है और किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे लिखा जाता है। इम्प्रिंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रिंट का मतलब होता है निशान, चिन्ह। टू मार्क और स्टैम्प समथिंग, किसी भी चीज को मार्क कर देना या किसी भी चीज पे स्टैंप लगा देना, उसको बोलते हैं इम्प्रिंट। या इम्प्रिंट का मतलब निशान भी होता है, इम्प्रिंट का मतलब निशान भी होता है, ठीक है। किसी भी चीज पर निशान लगा देना या स्टैंप लगा देने को क्या बोलते हैं? इम्प्रिंट। कार्व का क्या मतलब होता है? कार्व का मतलब होता है किसी भी एक हार्ड मटेरियल को काटना, किसी भी हार्ड मटेरियल को, लकड़ी को, पत्थर को, चट्टान को काट कर उसको एक शेप देना, उसको बोलते हैं कार्व। क्या करना? कार्व करना, ठीक है। कट करना एक हार्ड मटेरियल को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, ताकि उससे आपको एक चीज प्राप्त हो सके या कोई डिजाइन प्राप्त हो सके या किसी प्रकार का कोई इंस्क्रिप्शन प्राप्त आपको हो सके, उसको बोलते हैं कार्व करना। जैसे पत्थरों को काट काट के, पत्थर तो बिना किसी शेप के होता है नॉर्मल, तो उसको काट काट के शेप दिया जाता है, उसकी मूर्ति की शेप उसकी बनाई जाती है, ताकि आपको एक मूर्ति यानी कि एक ऑब्जेक्ट प्राप्त हो सके या आपको जो आपका मनचाहा डिजाइन है वो प्राप्त हो सके। तो हम क्या कर रहे हैं? पत्थर को हम कार्व कर रहे हैं, पत्थरों को क्या कर रहे हैं? कार्व कर रहे हैं, ठीक है, कार्व करना। अ पर्सन होल्डिंग कंजर्वेटिव बिलीफ, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? पुरानी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? पुरानी। जो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होता ना, ऐसे लोगों को बोलते हैं कंजर्वेटिव। अगर आप कहते हो कि किसी व्यक्ति के पास कंजर्वेटिव बिलीफ है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है अपनी सोच को बदलना नहीं चाहता, अपने विचारों को बदलना नहीं चाहता। अ पर्सन होल्डिंग कंजर्वेटिव बिलीफ स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में खास करके कोई व्यक्ति जो कंजर्वेटिव बिलीफ लेके चल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म के मामले में कंजर्वेटिव बिलीफ लेके चल रहा है, यानी कि ये मान के चल रहा है कि नहीं, जो हमारे दादा परदादा किया करते थे धर्म के अकॉर्डिंग सही मानते थे, हम भी उसी को सही मानते हैं। हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में ऐसा कहा जाता था कि औरतें जो है घर में रहेंगी, बाहर पर्दा नहीं जाएंगी, तो हम भी उसी को मानेंगे। यानी कि रूढ़िवादी होते हैं, पुरानी सोच को लेकर चलने वाले लोग होते हैं, खास करके धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, प्रूडेंट बोलेंगे, या कंपियर बोलेंगे, या आर्सोनिस्ट बोलेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑर्थोडॉक्स। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि यू आर एन ऑर्थोडॉक्स, कि तुम एक ऑर्थोडॉक्स हो, मतलब तुम एक ऐसी सोच रखते हो जिसमें तुम रूढ़िवादी सोच को फॉलो करते हो, खास करके धर्म या संस्कृति के मामले में। ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। प्रूडेंट का क्या मतलब है? शोइंग केयरफुल। प्रूडेंट का मतलब आप कह सकते हो, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? समझदार, ठीक है। शोइंग केयरफुल एंड सेंसिबल जजमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को लेकर बड़ा केयरफुल रहता है और बड़ा ही सेंसिबल रहता है। अगर जजमेंट भी देनी होती है, किसी चीज के प्रति अपना ओपिनियन भी देना होता है, तो सेंसिबल और केयरफुल तरीके से देता है। ऑफन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल मैटर्स, खास करके जो प्रैक्टिकल मैटर्स होते हैं, तो पहले उनको समझता है वो कि ये चीज प्रैक्टिकल है भी कि नहीं है, अगर है तो कैसे सही है कैसे गलत है, पूरा सेंस लगाता है, और केयरफुल होने के बाद ही अपना ओपिनियन देता है, यानी कि बड़ा समझदार होता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं प्रूडेंट। कंपेयर का क्या मतलब होता है? कंपेयर का मतलब होता है होस्ट। होस्ट जानते हो ना, टीवी शोज में या अलग अलग जगहों पर जब आप कहीं जाते हो प्ले देखने, कोई नाटक देखने या कोई जादू का शो देखने, रामलीला देखने, तो एक व्यक्ति होता है माइक पकड़ के जो आपका मनोरंजन करता है, आपको उस चीज के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट, जो आपका वेलकम करता है, उसी को कंपेयर कहते हैं। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ मास्टर ऑफ अ सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, एक व्यक्ति जो सेरेमनीज का मास्टर होता है, मतलब कोई भी सेरेमनी हो रही हो, चाहे कोई कॉमेडी शो हो रहा हो, चाहे कोई एक्ट हो रहा हो, कोई प्ले हो रहा हो, कोई भी सेरेमनी हो रही हो, कोई शादी समारोह हो रहा है, कोई रिंग एंगेजमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका मास्टर होता है। मास्टर का मतलब उसके बारे में सब कुछ आपको बताता है, आपका वेलकम करता है। किसी की परफॉर्मेंस होने वाली है तो उसको बुलाता है कि अब मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके सामने फलाना फलाना को, ठीक है, उसको होस्ट कहते हैं। और होस्ट फॉर अ शो और इवेंट, किसी भी शो या इवेंट का जो क्या होता है? होस्ट होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, कंपेयर। आर्सोनिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर्स। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, जो जानबूझकर क्या करता है? किसी प्रॉपर्टी को या किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग को क्या करता है? आग लगा देता है। आग लगा दी अनुमलिक। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं आर्सोनिस्ट। सही में आग लगा देता है, बोलने वाला नहीं, सही में, जिसको मजा आता है, जो जानबूझ के
बाय एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंटली नहीं, जानबूझ के जाएगा और आग लगा देगा। पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे ना कि गुंडे वुंडे जो होते थे हीरो का घर जला दिया करते थे या गांव में आग लगा दिया करते थे, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं आर्सोनिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बायस्ड है। कुछ याद आया? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आपको यही, एक बायस्ड इंफॉर्मेशन मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें इंफॉर्मेशन देने वाला जो आपके सामने बात रखना चाह रहा है वही बात आपको बताता है। मतलब वो आपको वो नहीं बताएगा जो आपके लिए जरूरी है, वो आपको वो बताएगा जो वो आपको बताना चाह रहा है, जो आपके मन में वो बैठाना चाह रहा है, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, है ना। एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि बायस्ड है और मिसलीडिंग नेचर का है, मतलब आपको मिसलीड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। यूज टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज, मैंने बताया था इसका इस्तेमाल खास करके किसी पॉलिटिकल कॉज को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए किया जाता है। जैसे आज के दौर में कई सारे सो कॉल्ड ऐसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को अटैक करते हैं। दूसरी पार्टी का कोई भी नेता कितना भी बड़ा क्राइम कर दे उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, उसमें वो लोगों की कमी निकालने लग जाते हैं कि हमारे देश के लोग भी कम नहीं है। लेकिन अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब जिससे उसको नफरत है, अगर उसका नेता कुछ भी कर दे, छींक भी मार दे, देखिए इसकी छींक की वजह से देश में कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, तो ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर चलते हैं, खास करके किसी पॉलिटिकल कॉज को प्रमोट करने के लिए या किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने के लिए आपको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको मिसलीड करने के लिए। तो पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले आया था प्रोपेगेंडा। वेल्टर पोर्टेबल तो कितनी बार आ चुका है यार, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। ऑर्किड भी आ चुका है आज के क्वेश्चंस में। ऑर्किड का मतलब फलों का बागान, जहां पर फल उगाए जाते हैं, फलों के पेड़ होते हैं। वेल्टर का मतलब देख लो बस, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स इन डिसऑर्डर, कंफ्यूजन या मेस, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें रखी हैं और सब अस्त व्यस्त तरीके से रखी हैं, ऑर्डर में नहीं है, क्रम में नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेल्टर। क्या बोलेंगे? वेल्टर। जैसे इन वेल्टर अगर आप बोलते हो, इन वेल्टर इसका मतलब इन डिसऑर्डर, इन वेल्टर का मतलब क्या है? इन डिसऑर्डर। ठीक है, लिखा भी है देखो, इन डिसऑर्डर। ठीक है, कंफ्यूजन या फिर मेस, बाकी दोनों पढ़ा चुका हूं। अ कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, एक ऐसा कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज, मतलब शॉर्ट में बोलो तो मधुमक्खी का छत्ता। कंटेनर का मतलब वही जो ऐसे पेड़ पे लगा होता है ना, पता है आपको, पेड़ पे जो लगा होता है इसको बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता, एक कंटेनर जो क्या करता है? हाउसिंग हनीबीज, जो हनीबीज को हाउसिंग करने में यानी कि उनके रहने में उनकी मदद करता है, मतलब जहां पर मधुमक्खी रहती है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। क्या बोलेंगे? कॉलोनीज, हाइव, पैक या शोल, तो द करेक्ट आंसर इज हाइव। ठीक है, पैक आपको पता है, अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, अ ग्रुप ऑफ हाउंड्स यानी कि शिकारी कुत्ते, अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स यानी कि भेड़िए। याद है? बता चुका हूं। शोल बता चुका हूं। अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का जो ग्रुप होता है। कॉलोनीज बता देता हूं, अ ग्रुप ऑफ एंट्स, अ ग्रुप ऑफ एंट्स। बाकी दो बता चुका था, पैक और शोल, एक बचा था कॉलोनीज, अ ग्रुप ऑफ एंट्स। अ ग्रुप ऑफ एंट्स को बेसिकली आप वो भी कह सकते हो स्वॉर्म। क्या बोल सकते हो? स्वॉर्म। स्वॉर्म भी कहते हैं, आर्मी भी कहते हैं, वैसे तो चींटियों के ग्रुप को भी आर्मी कहते हैं। अलग अलग बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए नाम होते हैं, आराम से कभी समझाऊंगा, अभी आप समझ लो। एंट्स का जो ग्रुप है उसको कॉलोनीज भी कहते हैं और उसको स्वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एथिकली गुड बिहेवियर वन हैज, एथिकली गुड बिहेवियर मतलब जो नैतिक रूप से आपका सही बिहेवियर है, उस सही बिहेवियर को जो एथिक के मतलब अगेंस्ट नहीं है, जो एथिक के सपोर्ट में है, मतलब एथिकली आपका जो करेक्ट बिहेवियर है, उस करेक्ट बिहेवियर को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? बिलीफ बोलेंगे। क्या? बिलीफ का मतलब मत होता है, वर्चुआ, वर्च्यू या वैल्यूज, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये भी पहले आ चुका, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण। आपके अंदर जो गुड बिहेवियर है, जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं, तो उसी अच्छे गुण को एक शब्द में क्या बोलते हैं? वर्च्यू। जैसे बोलते हैं ना, ही इज अ मैन ऑफ वर्च्यू, ही इज अ मैन ऑफ वर्च्यू, यानी कि वो बड़ा ही गुणवान आदमी है। बड़ा ही क्या है? गुणवान आदमी है। बिलीफ का मतलब एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज ट्रू। बिलीफ का मतलब मत यानी कि ओपिनियन। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, एक तरीके से, मतलब मैंने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कोई चीज सही है, मतलब मेरा इस चीज में बिलीफ है। बोलता हूं ना कि मेरा इस चीज में बिलीफ है, बिलीफ का मतलब मैं मानता हूं कि सही है, तो मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज सही है, उसको बोलते हैं बिलीफ। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? नॉट रियल। जैसे आपने सुना होगा आजकल वर्चुअल वेबिनार्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्चुअल वेबिनार्स। तो या वेबिनार कह लो या वर्चुअल मीटिंग कह लो। वर्चुअल मीटिंग क्या है? एक होता था पहले कोरोना से, जैसे कोरोना में खूब आपने सुना होगा, ये कोविड के टाइम पे वर्चुअल मीटिंग, मतलब जो ऑफिसेस थे वो तो बंद हो गए थे, सब क्या कर रहे थे? वर्क फ्रॉम होम। क्या कर रहे थे? वर्क फ्रॉम
होम। तो सब अपने अपने लैपटॉप को खोल के क्या करते थे, गूगल मीट पे क्या करते थे, मीटिंग करते थे। तो वो जो मीटिंग है, क्या सच में सब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं? नहीं, सब लोग कहाँ बैठे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं। यानी कि मीटिंग तो हो रही है, सबसे बात भी हो रही है, सारे लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में नहीं है, उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट यानी कि मौजूद नहीं करता, केवल क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, रियल वर्ल्ड में नहीं है। वैल्यूज का मतलब है द प्रिंसिपल्स, बोलता है ना कि हर इंसान के जीवन में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। वैल्यू का मतलब कीमत होता है वैसे तो, अगर वैल्यू बोलोगे तो वैल्यू का मतलब होता है कीमत, है ना। वैल्यूज का मतलब होता है द प्रिंसिपल्स, यानी कि सिद्धांत, दैट हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। आपके जीवन के ऐसे सिद्धांत जो आपको क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं वैल्यूज। अ कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज, मतलब कोई ऐसा मूव जो बड़ा ही कैलकुलेट करके आप लेते हो। एक होता है ना कि बिना सोचे समझे कर दिया, नहीं, एक होता है बड़ा कैलकुलेट करके कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा करना ठीक होगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा भी कर सकता है, ये इसका ये भी परिणाम हो सकता है। यानी कि बड़ा कैलकुलेट करके आपने कोई मूव किया, हाँ भाई चलो अब मैं ऐसा कर सकता हूं। क्यों किया आपने ऐसा, टू गेन एन एडवांटेज, ताकि आपको कोई लाभ मिल सके। आपने कभी चेस का गेम खेला है, अगर आपने चेस खेला हो, अगर आप खेलते हो तो चेस की जो मूव्स होती हैं वो आप ऐसे ही चल देते हो, सोच समझ के चलते हो, बड़ा सोच समझ के चलते हो कि अगर मैं ये चलूंगा तो सामने वाला ये चल के मेरी इस गोटी को मार सकता है और ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो सोच समझ के चाल चलते हो कि नहीं चलते हो, क्यों चलते हो, ताकि आपको एडवांटेज मिल पाए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ पा रहा है, तो सोची समझी चाल जिसकी वजह से आपको कोई लाभ मिल पाए, तो ऐसी सोची समझी चाल को क्या बोलते हैं, गैम्बिट। चेस की चाल को भी गैम्बिट ही कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। चेस की जो मूव होती है ना उस मूव को भी क्या बोलते हैं, गैम्बिट। क्या बोलते हैं, गैम्बिट। रियल लाइफ में भी गैम्बिट यूज कर सकते हो आप वर्ड, कि जैसे गैम्बिट का मतलब कोई आपका दोस्त है, सोच समझ के उसने चाल चली आपको फंसाने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, पुलिस से छूट जाए। तो उसने क्या किया, उसने गैम्बिट यूज किया। क्या यूज किया, गैम्बिट यूज किया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे कह लो सोची समझी, सोची समझी चाल, ठीक है, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, ठीक भाई। ग्रंट का मतलब है टू मेक अ शॉर्ट लो साउंड इन द थ्रोट, मतलब गले में ऐसे, मतलब जैसे होता ना कि जब आप किसी चीज से मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो या आप किसी से नाराज हो, तो अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए अगर आप उसके सामने सीधा सीधा मुंह उठा के नहीं बोल पा रहे कि ये गलत है, तो होता ना कई बार, इसको बोलते हैं ग्रंट करना। क्या करना, ग्रंट करना। टू मेक अ शॉर्ट लो साउंड, टू मेक अ शॉर्ट लो साउंड इन द थ्रोट, मतलब ऐसी आवाज जो आपके गले गले में ही रह गया, मुंह बाहर निकला ही नहीं मुंह से, थ्रोट में ही रह गया आपके। बॉन्जाई, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ उगाने की जो कला होती है। पेड़, यहाँ पे पौधों की बात नहीं हो रही है, छोटे, आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से केस होता है, ठीक है। इस केस के अंदर ना पूरा का पूरा पेड़ उगा दिया जाता है, जापानीज कला होती है ये। छोटे से केस के अंदर पूरा का पूरा पेड़ उगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं बॉन्जाई। द आर्ट ऑफ ग्रोइंग स्मॉल ट्रीज इन कंटेनर्स, और ये पेड़ इतना ही बड़ा रहेगा, ये पेड़ इससे बड़ा होता भी नहीं है। द आर्ट ऑफ ग्रोइंग स्मॉल ट्रीज इन कंटेनर्स ऑफन एसोसिएटेड विद जापानीज कल्चर, जापानीज कल्चर में अक्सर ऐसा होता है कि एक छोटे से कंटेनर में क्या करते हैं, पूरे के पूरे पेड़ को उगा देते हैं, लेकिन वो पेड़ भी छोटा ही होता है, उसको बोलते हैं बॉन्जाई। प्रॉफिट का मतलब आपको बताइए, लाभ, फाइनेंशियल गेन हो सकता है किसी प्रकार का, है ना, या फिर बेनिफिट हो सकता है। ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट, एक्टिविटी करते हो उससे प्राप्त हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उससे प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग समवन सॉलेमली, यानी कि गंभीरता से, और अर्नेस्टली टू डू समथिंग, बड़ी गंभीरता से आप किसी से क्या कर रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, बड़ी गंभीरता से आप किसी से क्या कर रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, अर्ज कर रहे हो, उससे विनती कर रहे हो उससे, ठीक है। तो उस विनती को, उस रिक्वेस्ट को क्या बोलेंगे, एरियर्स, एडज्योर, एरमडा या एरिना, तो द करेक्ट आंसर इज एडज्योर। जैसे आई एडज्योर यू, मतलब मैं तुमसे गिड़गिड़ा के विनती करता हूँ, गंभीरता से विनती करता हूँ कि ऐसा मत करो या ऐसा करो। तो जब गिड़गिड़ा के बड़ी गंभीरता से क्या की जाए, किसी से विनती की जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एडज्योर करना। एरियर्स का क्या मतलब होता है, अनपेड डेट, मतलब एक ऐसा कर्ज जो अभी तक पे नहीं किया गया है, या फिर ओवर ड्यू अमाउंट। ओवर ड्यू का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर ड्यू, और एरियर का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, या आप सरकारी दफ्तर में लग गए, और मान के चलो आपकी कंपनी ने अनाउंस किया कि मार्च से आप सबकी जो सैलरी है, सबकी सैलरी 5% बढ़ा दी जाएगी। मार्च से आप सबकी सैलरी जो है 5% बढ़ा दी जाएगी, मार्च से बढ़ाई गई है,
ठीक है। फरवरी की जो सैलरी है वो आपको मिली मान लो 1 मार्च को, यानी कि अब जो मार्च की सैलरी होगी, जो मार्च की सैलरी होगी, मतलब 1 मार्च को आपको सैलरी मिली, लेकिन वो बढ़ी हुई सैलरी नहीं है क्योंकि वो फरवरी की सैलरी है, यानी कि जो मार्च की सैलरी आपको मिलेगी वो 1 अप्रैल को मिलेगी। अब मान के चलो मार्च की सैलरी जो आपको अप्रैल में मिली, ठीक है, वो आपको बिना बढ़े मिली, ठीक है। ऐसी अप्रैल की सैलरी जो आपको कब मिली, मई में मिली, वो भी आपको बिना बढ़े मिली। तो इन दोनों महीनों की जो सैलरी है जो बढ़ के मिलेगी आपको, अभी तो बिना बढ़े मिली है आपको। अब होगा क्या, जून के अंदर इकट्ठे जो है ना, आपको क्या होगा, पहले तो मई की सैलरी आपको मिलेगी, मई की सैलरी जो बढ़ी हुई है वो मिलेगी आपको, बढ़ी हुई सैलरी। और जो 2 महीने मार्च और अप्रैल जो बढ़ा के आपको मिलनी चाहिए थी, आपको नहीं मिल पाई, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के पास जमा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि वो क्या है, ओवर ड्यू अमाउंट है, मतलब आपका अमाउंट है जो कंपनी के पास ओवर ड्यू हो चुका है, जो कंपनी को आपको देना है। तो कंपनी क्या करेगी, मई की सैलरी में ही मार्च और अप्रैल का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो मई में जोड़ के आपको दे देगी। तो वो जो पैसा जोड़कर आपको दिया गया जो ओवर ड्यू अमाउंट था, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में एरियर्स। क्या बोलते हैं, एरियर्स। यानी कि हिंदी में अगर आप इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, बकाया राशि। क्या बोलोगे, बकाया राशि, ठीक है। एर्मदा का क्या मतलब है, अ फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। वॉरशिप्स का मतलब जानते हो, वॉरशिप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे शिप्स जो कि क्या करते हैं, वॉर में शामिल होते हैं। द फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स और अ लार्ज ग्रुप ऑफ मिलिट्री वेसल्स। जो बड़े बड़े मिलिट्री वेसल्स होते हैं ना, या फिर जो बड़े बड़े वॉरशिप्स होते हैं, उनका जो फ्लीट होता है, उनका जो झुंड होता है, उसे बोलते हैं एर्मडा, ठीक है। एरिना, अ स्पेसिफिक प्लेस और वेन्यू, कोई एक स्पेसिफिक जगह, कोई स्पेसिफिक स्थान, वेयर इवेंट्स, जहां पर कोई इवेंट या फिर किसी प्रकार का कोई कंपटीशन या फिर कोई अदर एक्टिविटी टेक प्लेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, अरीना। ऐसे गोल सा भी हो सकता है, यहाँ पे चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और बीच में वो एक्टिविटी होती है, यहाँ पर 2 लोग लड़ रहे हैं या 2 लोगों के बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, इसको बोलते हैं अरीना। क्या बोलते हैं, अरीना, ठीक है। अ स्पेसिफिक प्लेस या वेन्यू वेयर इवेंट्स, कॉम्पिटिशंस और एक्टिविटीज टेक प्लेस। ऑल क्लियर भाई। अ वायलेंट विंड दैट हैज अ सर्कुलर मूवमेंट। आपने देखा होगा कई बार, आप ऐसे खड़े हो गए और आपने देखा होगा कि आपके पास ऐसे करके ना हवा उठी होगी गोल गोल सी। वायलेंट विंड यानी कि बहुत जोर से हवा चलती है और वो ऐसे गोल 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 ऐसे मूवमेंट के साथ उठती है वो ऊपर। अ वायलेंट विंड दैट हैज अ सर्कुलर मूवमेंट, ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठती है और बहुत जोरदार हवा होती है, विंड होती है। क्या बोलेंगे, ड्राउट, डेल्यूज, सुनामी या हरिकेन। तो द करेक्ट आंसर इज हरिकेन, हरिकेन होता है वो, ठीक है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, मतलब बारिश की कमी से आपको पता है जमीन सूख जाती है, बंजर हो जाती है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं ना, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राउट। अब प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबा, अब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मतलब लंबे समय से एक समय चलता आ रहा है, ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल, कि मतलब जो रेनफॉल यानी कि जो बारिश है बहुत कम हुआ है, मान लो लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि बारिश बहुत कम हुई है, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या हो गया, लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी, जिसकी वजह से पानी की क्या हो गई है, स्कार्सिटी यानी कि कमी। लंबे समय से जब कम बारिश हो रही है उसकी वजह से पानी की कमी हो गई है। एंड ड्राई कंडीशन, और सूखे जैसी अवस्था जो है वो क्रिएट हो गई है, सूखे जैसा जो माहौल है वो क्रिएट हो गया है। तो उस माहौल को, उस अवस्था को, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, ड्राउट। क्या बोलते हैं, ड्राउट। जैसे हम बोल सकते हैं कि फलाना फलाना जगह पे लोगों को ड्राउट का सामना करना पड़ रहा है, मतलब सूखे का सामना करना पड़ रहा है। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, यानी कि सूखे का ऑपोजिट, मतलब इतनी ज्यादा बारिश आ जाए कि वहां पर सब पानी पानी हो जाए। सेवियर मतलब प्रचंड यानी कि तेज, फ्लड, बहुत ज्यादा तेज जो बाढ़ होती है ना उसको बोलते हैं डेल्यूज। क्या बोलते हैं, तो आप सेवियर फ्लड या एक्सट्रीम फ्लड ना बोल के क्या बोलो, डेल्यूज। और ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर बहुत ज्यादा पानी। और सुनामी आपको पता है, जब किसी नदी या समुद्र, जब किसी नदी या समुद्र के बेस में किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या किसी डिस्टर्बेंस की वजह से पानी की लहरें जो काफी ऊंची उठने लग जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुनामी। अ सीरीज ऑफ ओशियन वेव्स, ओशियन की जो वेव्स होती हैं, कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर डिस्टर्बेंस, मतलब अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से जो लहरों में जो लहरें पैदा होती हैं ओशियंस के अंदर, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक, खास करके अर्थक्वेक जब यहाँ पर आता है बेस में, और वोल्केनिक एक्टिविटी, किसी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, तो वो जो लहरें क्रिएट होती है, ओशियन वेव्स होती है, उसी को बोला जाता है सुनामी। क्या बोला जाता है भाई, सुनामी। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़े भाई, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। अगला है अ थिंग दैट इज कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। कोई ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति की याद में, ठीक है, या किसी जगह के याद में, या फिर किसी एक खास इवेंट के याद के तौर पर रखा जाता है, उसकी मेमोरी के लिए। मतलब होता है ना कि कोई खास इवेंट हुआ, उस इवेंट की याद के तौर पर हमने कोई चीज़ संभाल कर रख ली, ताकि जब भी हम उस चीज़ को देखें हमें उस इवेंट की याद आए, या हमें उस जगह की याद आए, या हमें किसी व्यक्ति की याद आए। कोई व्यक्ति हमें निशानी के तौर पर कुछ देता है, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने माता या पिता की कोई निशानी, जैसे कोई की घड़ी या कोई ऐसी चीज़
निशानी के तौर पर रख लेते हैं, है ना, जैसे बोलते हैं निशानी के तौर पर, क्या बोलते हैं, निशानी के तौर पर, निशानी के तौर पर। तो ऐसी किसी चीज को क्या बोलेंगे, साइनिक्योर बोलेंगे, पेनाशिया बोलेंगे, सुवेनियर बोलेंगे, फिर रिगेलिया। तो द करेक्ट आंसर इज सुवेनियर। रिगेलिया आप जानते हो व्हाट इज रिगेलिया। रिगेलिया का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो किसी राजघराने से संबंधित हो, राजघराने की कोई चीज होती है ना, उसको बोलते हैं रिगेलिया, राजघराने से संबंधित कोई चिन्ह या निशानी या कोई चीज। थिंग ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, ऐसी चीजें जो रॉयल फैमिली यानी कि राजा महाराजा के जो परिवार के लोग होते हैं उनके पास वो चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं रिगेलिया। साइनिक्योर, अ पोजीशन requiring little or no work but giving the holder status or financial benefit। a position requiring little or no work मतलब एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपका कोई काम नहीं होता, आपके पास उतना कोई काम नहीं होता, या तो आपके पास ना के बराबर काम होता है या तो कोई काम ही नहीं होता, लेकिन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट पूरा मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको पूरा मिलता है। कोई ऐसा काम जिसके लिए काम की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, ना के बराबर काम करना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो मिलेगा, जो आपकी इनकम है वो मिलेगी आपको, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं इजी जॉब, आराम की नौकरी, है ना, इजी जॉब, समझ में आया, उसको बोलते हैं साइनिक्योर। अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क, जिसमें ना के बराबर काम की आवश्यकता है, बट गिविंग द होल्डर, लेकिन जो होल्डर है यानी कि जो उस पोस्ट को होल्ड करके बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको पूरा जो है फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है। पेनाशिया आपको पता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पेनाशिया को हिंदी में बोलते हैं रामबाण, क्या बोलते हैं, रामबाण, ठीक है। समथिंग दैट कैन क्योर ऑल डिजीज, कोई ऐसी चीज जो सारी बीमारियों का खात्मा कर सकती है, कोई ऐसी चीज जो या कोई ऐसी दवाई दैट कैन क्योर ऑल डिजीजेज, जो सारी बीमारियों को मार सकती है, इकलौती ऐसी चीज, उसे हम क्या बोलेंगे, पेनाशिया, क्या बोलेंगे, पेनाशिया, ठीक है। रिगेलिया आपको पता लग गया। अगला, अपोजिंग और टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और रूलर, मतलब किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी शासक के खिलाफ क्या करना, हथियार उठाना, क्या करना, हथियार उठाना, या तो विरोध करना कह सकते हो या फिर कह सकते हो हथियार उठाना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पढ़ा चुका हूं पहले भी मैं, आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा, रिबेल। रिबेल यानी कि विद्रोह करना, रिबेल का मतलब विद्रोह भी होता है, रिबेल का मतलब विद्रोही भी होता है, ठीक है। वॉलंटियर पहले आ चुका है, जो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी काम को करना चाहे, किसी काम को क्या करे, हाथ में ले, उसे क्या बोलते हैं, वॉलंटियर। पार्टिसिपेंट, जो किसी कंपटीशन में किसी इवेंट में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेंट। और रूबल आपको पता है फ्रांस की करेंसी है, रूस की करेंसी। वॉलंटियर, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट बीइंग पेड, मतलब उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा, अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है, अपनी स्वेच्छा से, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। रूबल आपको पता था स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट ऑफ बेलारूस एंड रशिया, बेलारूस और रशिया की क्या है, करेंसी है रूबल, ये क्या है, करेंसी है, क्या है कि करेंसी है, ठीक है। पार्टिसिपेंट, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग, जो किसी चीज में पार्ट ले, उसे क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट। लाइसेंस ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी एक इंडिविजुअल यानी कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, या फिर किसी एक ग्रुप को एक लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, किस चीज का लाइसेंस, ध्यान से देखो, टू मार्केट अ कंपनीज गुड्स, कि किसी एक कंपनी के सामान को वो क्या कर सकता है, मार्केट कर सकता है। मार्केट का मतलब क्या होता है कि उसको वो बेच सकता है, क्या कर सकता है, वो बेच सकता है वो उसको, ठीक है, बेच सकता है उसको। और सर्विसेज, या तो गुड्स को या सर्विसेज को बेच सकता है इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे कि मेरी कंपनी है, बहुत ध्यान से समझना, मेरी एक कंपनी है, फूड कंपनी है, मान के चलो, एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज का, क्या एग्जांपल लेते हैं, डोमिनोज का, मान के चलो मेरी कंपनी है डोमिनोज, या कोई कंपनी है डोमिनोज, एक कंपनी स्टार्ट हुई डोमिनोज के नाम से, ये कंपनी बहुत पॉपुलर हो गई, यहाँ का जो पिज़्ज़ा है लोगों को बहुत पसंद आया, तो इसने सोचा कि यार मैं अकेला इस जगह पे चला रहा हूँ तो उतना बेनिफिट नहीं, काम करता हूँ ना, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर भी एक आउटलेट खोला जाए, यहाँ पर भी एक आउटलेट खोला जाए। या फिर कोई व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे से बोले कि सर जी, जो आपका पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है वो आप मुझे बता दो, मैं आप ही की दुकान के नाम से या आप ही के ब्रांड के नाम से मैं एक दुकान लगाऊंगा और हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे सर जी। यानी कि इसने क्या किया, इस व्यक्ति को या इस कंपनी को क्या दिया, एक लाइसेंस दे दिया। किस चीज़ के लिए लाइसेंस दिया, कि भैया तू एक काम कर, मेरे ही नाम से, मेरे ही नाम से जो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो मेरी कंपनी की सर्विस है, वो तू किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, मतलब किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में तू क्या कर, उसको मार्केट कर, मतलब उसको बेच जाके। तो वो जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस को एक वर्ड में क्या बोला जाता है, ब्रांडिंग बोलेंगे, मार्केटिंग बोलेंगे, मोनोपोली बोलेंगे या फ्रेंचाइजी बोलेंगे। तो आपको पता है फ्रेंचाइजी बोलते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो वोट करने का जो अधिकार होता है उसको भी फ्रेंचाइज कहा जाता है, और फ्रेंचाइज का ये भी मतलब होता है, बोलते हैं ना कि मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। जैसे कि अभी MBA चाय वाला खूब फेमस हुआ था कि उसने जितने भी लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी बेची, 2 लाख 3 लाख रुपए लिए सबसे, और सबका नुकसान हुआ, किसी का बिजनेस चला नहीं। तो फ्रेंचाइजी का ये मतलब होता है कि आप किसी को लाइसेंस देते हो अपने नाम का यूज करके
दुकान चलाने के लिए। सब कुछ आप ही का रहेगा, पोस्टर, नाम, ब्रांड, सब कुछ आपका रहेगा, बस वो उसकी दुकान रहेगी, प्रॉफिट में ज़्यादा जो शेयर रहेगा वो उसका रहेगा। ब्रांडिंग क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव इमेज। जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिस्टिंक्टिव इमेज बना लेते हो, मतलब सबसे हटकर एक अलग इमेज बना देते हो, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग करने का मतलब ब्रांड बनाना। जैसे जूते तो मार्केट में बहुत हैं, लेकिन ब्रांड के जूते बहुत कम हैं, तो ब्रांड का मतलब कि उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, एक डिस्टिंक्टिव इमेज, यानी कि एक अलग पहचान, एक अलग पहचान, ठीक है, डिस्टिंक्टिव इमेज या आइडेंटिटी। मार्केटिंग का मतलब है इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। मार्केटिंग का सिंपल मतलब होता है इसमें आप प्रमोट भी करते हो और सेल भी करते हो प्रोडक्ट्स को। किसको? प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल करते हो अपने कस्टमर्स को। उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? मार्केटिंग करना। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। रेफर्स टू द एक्सक्लूसिव कंट्रोल और पोजेशन ऑफ अ मार्केट। मतलब किसी मार्केट पर, ठीक है, क्या होता है? आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, मतलब एकमात्र कंट्रोल होता है या फिर आपका अधिकार होता है, ठीक है, किसी मार्केट में। जैसे भी समझाता हूं, बाय अ सिंगल कंपनी और अ ग्रुप, कि कोई एक सिंगल कंपनी या कोई एक सिंगल ग्रुप जो है पूरी कंपनी पर या पूरे मार्केट पर अपना एकाधिकार करके बैठी हुई है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल करके बैठी हुई है, अपना खुद का पोजीशन करके बैठी हुई है, बाकी कोई उनके मुकाबले में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं ना, मान के चलो एक मार्केट है और इस मार्केट के अंदर मान के चलो एक ही दुकान है जहां पर क्या मिलता है? दूध मिलता है। अब इस एरिया के जितने भी लोग हैं, सबको दूध लेने के लिए यहीं पर आना पड़ता है, और ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से दूध का जो रेट है वो तय करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इसकी मार्केट में मोनोपोली है। तो मोनोपोली का मतलब कोई एक ऐसी कंपनी या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे मार्केट में छाया हो और उसके टक्कर का कोई दूसरा ना हो, पूरे मार्केट पे कब्जा करके बैठा हो, उसको हम बोलते हैं क्या? मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। क्या बोलते हैं? मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, ठीक है। अ सैक्रेड प्लेस यानी कि पवित्र जगह। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। एक पवित्र स्थान को क्या बोला जाता है? रेलिक, म्यूजियम, सैंक्टम या रिट्रीट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रेलिक तो आपको पता है, पहले भी आ चुका है। रेलिक का मतलब होता है अवशेष, किसी भी पास्ट में हुए किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी घटना का या किसी भी चीज का जो एक अवशेष आपके पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेलिक। म्यूजियम आपको पता है, जहां पर प्राचीन चीजें, हिस्ट्री से संबंधित चीजें और अलग अलग तरह की चीजें रखी जाती हैं लोगों को दिखाने के लिए। और सैंक्टम और रिट्रीट, दो चीजें बची। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। तो एक ही आंसर बचा, क्या आंसर बचा? सैंक्टम। सैंक्टम का मतलब क्या है? अ सैक्रेड प्लेस, यानी कि एक पवित्र जगह। रेलिक का मतलब एन ऑब्जेक्ट केप्ट फॉर इट्स एसोसिएशन विद द पास्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका पास्ट से क्या है? संबंध है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पास्ट के किसी समय की याद दिलाए, पास्ट की किसी चीज की याद दिलाए, जिसका पास्ट से क्या हो? संबंध हो, उसको बोलते हैं रेलिक। यानी कि हिंदी में अगर क्या बोले तो क्या बोले? अवशेष। क्या बोले? अवशेष, ठीक है, अवशेष। म्यूजियम, अ बिल्डिंग वेयर कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल, जहां पर वैल्यूएबल चीजें एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, और जो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, आर कैप्ट रखी जाती है एंड शोन टू द पब्लिक, और लोगों को दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं म्यूजियम। रिट्रीट का मतलब है द एक्शन ऑफ मूविंग अवे, मतलब मूव अवे का मतलब क्या है? दूर हटना। फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दूर हटना। मूव अवे का मतलब दूर हटना, या फिर कह सकते हो पीछे हटना, ठीक है, डेंजर सिचुएशन से या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से पीछे हटने को क्या बोलते हैं? रिट्रीट। तो रिट्रीट का आंसर क्या हो गया? पीछे हटना, पीछे हटना। जैसे कमांडर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भैया अभी हम तुम्हें आदेश देते हैं कि वहां पर कुछ संकट है, तो तुम सब वापस पीछे लौट जाओ, यानी कि वी आर गिविंग यू दी ऑर्डर्स टू रिट्रीट, कि तुम क्या हो जाओ? रिट्रीट हो जाओ, ठीक है। रिट्रीट का मतलब पीछे हो जाओ। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, एक ऐसी जगह जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है, मतलब बड़ी सी जगह होती है जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। पहले भी आ चुका है, बता चुका हूं मैं आपको, हैंगर बहुत बार आ चुका है, पहले भी 2 से 3 बार, ठीक है। हच, ब्रीवरी और बुर्रो का क्या मतलब है? देखो, हच का मतलब है अ पीस ऑफ फर्नीचर टिपिकली यूज्ड फॉर स्टोरेज विद शेल्फ्स और कंपार्टमेंट। हच का मतलब है अ पीस ऑफ, मतलब एक तरह का फर्नीचर होता है टिपिकली यूज्ड फॉर स्टोरेज, जिसको आप स्टोरेज के लिए यूज करते हो, विद शेल्फ्स और कंपार्टमेंट, जिसके अंदर अलग अलग तरह के क्या बने होते हैं? शेल्फ्स बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। इस तरीके से फर्नीचर होता है, अलग अलग शेल्फ बने होते हैं अलग अलग सामान को रखने के लिए, इसको बोलते हैं हच। क्या बोलते हैं? हच, ठीक है। ब्रीवरी का मतलब है अ ब्रीवरी इज अ प्लेस वेयर बियर या वाइन इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली, एक ऐसी जगह जहां पर शराब बनती है, जहां पर बियर बनती है, उस जगह को बोलते हैं ब्रीवरी। एग्जाम में कई बार आ चुका है। अ प्लेस वेयर वाइन या फिर वेयर बियर इज मेड, जहां पर बियर या वाइन बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रीवरी। बुर्रो का मतलब है, अ बुर्रो रेफर्स टू अ होल, बुर्रो का मतलब है गड्ढा। बुर्रो का मतलब क्या है? जमीन के नीचे गड्ढा, जमीन के नीचे गड्ढा। कैसे? जब कोई पशु या जानवर कह सकते हो,
जैसे कि फॉर एग्जांपल एक खरगोश होता है, खरगोश क्या करता है आपको पता है, जमीन में गड्ढा कर करके उसी में रहता है वो, तो वो जो जमीन में गड्ढा उसने बनाया रहने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, बुर्रो। अब बुर्रो रेफर्स टू अ होल और टनल, या तो एक होल होगा या एक टनल होगा, ठीक है, दैट इज डग बाय एनिमल्स, जो जानवर लोग बनाते हैं एज अ शेल्टर, शेल्टर का मतलब शरण के लिए या फिर ड्वेलिंग या फिर निवास करने के लिए, एक ऐसा गड्ढा जो जानवर बनाते हैं उसमें निवास करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बुर्रो। क्या बोलते हैं, बुर्रो। टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब किसी रहस्य को उजागर कर देना, किसी रहस्य को खोल देना, क्या बोलेंगे उसे, विलीफाई करना, डाइवल्ज करना, कंसील करना, डिसन करना। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब है किसी रहस्य को खोल देना। विलीफाई, कंसील और डिसन का क्या मतलब है, देखो, विलीफाई का मतलब है टू स्पीक और राइट अबाउट समवन इन अ हाईली नेगेटिव और डिफेमेटरी मैनर। विलीफाई का मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हो बदनाम करना, बदनाम करना, बोलकर या लिखकर किसी के बारे में, कैसे, हाईली नेगेटिव तरीके से और डिफेमेटरी तरीके से, मतलब अपमानित तरीके से किसी के बारे में लिखना या बोलना, तो इसी को बोलते हैं क्या करना, विलीफाई करना। जैसे कि यू आर विलीफाइंग हिज इमेज, यानी कि तुम उसकी इमेज क्या कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। यू आर विलीफाइंग हिम कह लो, यू आर विलीफाइंग हिम, कि तुम उसे क्या कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, यानी कि यू आर स्पीकिंग और राइटिंग समथिंग बैड या समथिंग नेगेटिव या डिफेमेटरी अबाउट हिम, ठीक है। कंसील का मतलब छुपाना होता है, टू हाइड या कीप सीक्रेट और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन और डिस्कवर्ड, मतलब किसी चीज को प्रिवेंट यानी कि बचा के रखना ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले या कोई खोज ना पाए, मतलब वही छुपाना। डिसन का मतलब है टू परसीव, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड समथिंग थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, मतलब किसी चीज को परसीव कर लेना यानी कि समझ जाना, रिकॉग्नाइज कर लेना, ठीक है, बाय किससे, ऑब्जर्वेशन से या फिर एनालिसिस से। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति जो बहुत हंस रहा है, लेकिन आपने जब उसके चेहरे को ध्यान से एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तो आपने देखा कि उसकी हंसी के पीछे कुछ ना कुछ दुख है, तो आप क्या बोलोगे, आई डिसर्न्ड द सैडनेस बिहाइंड हिज स्माइल, मतलब उसके स्माइल के पीछे की जो सैडनेस है, आई डिसर्न्ड मतलब मैं उसको समझ गया। डिसर्न्ड का मतलब है समझ जाना, एनालिसिस करके या फिर ऑब्जर्व करके, या फिर कह सकते हो नोटिस करना, या फिर वही वाली बात है ऑब्जर्व करना, ठीक है। डिसर्न का मतलब समझ में आ गई बात। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड पार्ट, ठीक है, जो ब्रैकेटेड पार्ट है ये रहा, ग्रेट इंटरेस्ट और कंसर्न, पूरा पढ़ो। द विमेन स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर का मतलब घूरना, मतलब उस महिला ने मुझे घूरा, उस महिला ने मुझे घूरा, ठीक है। विद ग्रेट इंटरेस्ट और कंसर्न मतलब बड़े इंटरेस्ट के साथ और बड़े कंसर्न यानी कि बड़े कंसर्न तरीके से, चिंतित तरीके से। तो इंटरेस्टिंग तरीके से और चिंतित तरीके से को क्या बोलेंगे, इंटेलेक्ट, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी या पोजेशन। तो आपको पता है इस पूरे को एक शब्द में अगर बताना तो क्या बोलोगे, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, इच्छा, मतलब जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हो, कंसर्न दिखाते हो, मतलब आप उसके प्रति क्या हो, इच्छुक हो, मतलब आप उसके प्रति क्या हो, क्यूरियस हो। तो आपकी वो जो इच्छा है, आपकी वो जो समझ है या जो सोच है, उसे क्या बोलेंगे, क्यूरियोसिटी। क्या बोलेंगे, क्यूरियोसिटी। इंटेलेक्ट, कंट्रोल और पोजेशन का क्या मतलब है, इंटेलेक्ट का मतलब है द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक एंड लर्न। इंटेलेक्ट का मतलब हमारी जो मानसिक क्षमता होती है, हमारी जो मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, अभिरुचि बोल सकते हो या क्षमता, अभिरुचि या क्षमता, हमारी जो मानसिक क्षमता या अभिरुचि है, ठीक है, जिससे हम सोचते हैं और जिससे हम किसी चीज को याद करते हैं, समझते हैं, उस क्षमता को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट। और जिसके पास ये क्षमता अच्छी है उसे क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल। क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, ही इज इंटेलेक्चुअल की मतलब वो क्या है, इंटेलेक्चुअल है, मतलब उसके पास जो मानसिक क्षमता है, जो मानसिक अभिरुचि है वो क्या है, अच्छी है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये पावर एंड एबिलिटी टू मेक समबडी या समथिंग टू व्हाट डू व्हाट यू वांट, मतलब किसी चीज से या किसी व्यक्ति से जो आप चाहते हो वो करवा लेना, उसको बोलते हैं कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल करना यानी कि काबू करना, नियंत्रित करना, ठीक है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, द स्टेट ऑफ ओनिंग समथिंग, किसी चीज को ओन करना, मतलब किसी चीज पर अधिकार होना, उसी को बोलते हैं क्या, पोजेशन। सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब ऐसे सिद्धांत, ठीक है, जो कंसर्न्ड है विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब किसी भी इंसान या किसी भी चीज की जो एक ब्यूटी होती है, उस ब्यूटी से संबंधित जो आपके जीवन में सिद्धांत है, मतलब आप हर चीज की ना खूबसूरती को देखते हो, खूबसूरती की आप प्रशंसा करते हो और आप उस खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, उस खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो। मतलब होते हैं कुछ लोग ऐसे जो मतलब फोटो भी लेंगे तो चाहेंगे कि उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा हो, मतलब उनकी शर्ट बिल्कुल ऐसे अगर टक इन है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से टक इन रहे, जूते पे अगर एक दाग भी है मिट्टी का तो उसको वो हटा दें, है ना। मतलब ऐसे लोग जो खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, चाहे इंसान की खूबसूरती चाहे अपने आसपास की खूबसूरती, यानी कि जो खूबसूरती के प्रति बड़े पागल से लोग होते हैं,
किसी भी चीज़ की खूबसूरती हो सकती है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या ऐसे ये जो सोच होती है, जो समझ होती है, या ये जो सेट ऑफ बिलीफ है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स। क्या बोलेंगे, एस्थेटिक्स। और जो व्यक्ति उसे क्या बोलेंगे, एस्थेटिस्ट। क्या बोलेंगे, एस्थेटिस्ट। समझ में आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति हो जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरती का ध्यान देता हो, फोटो भी ले रहा हो तो एंगल का ध्यान रखता हो, पूरा लाइट का ध्यान रखता हो कि लाइट किस एंगल से आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना एस्थेटिक का डैश, है ना, एस्थेटिक्स का डैश। तो एस्थेटिक्स का मतलब क्या है, रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू ब्यूटी, सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, एस्थेटिक्स। क्या बोलेंगे, एस्थेटिक्स। अजाइलम का क्या मतलब है, अ हॉस्पिटल वेयर पीपल विद मेंटल इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ। अजाइलम का मतलब बेसिकली क्या है, पागल खाना, जहां पर पागल लोगों का इलाज होता है, पागल लोगों का इलाज होता है। ठीक है। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। द एक्ट ऑफ मेकिंग अप, मेकअप का मतलब क्या होता है, मेकअप का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना। फॉर अ मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग, मतलब जो भी आपने मिस्टेक या गलत काम किया उसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्षतिपूर्ति कर रहे हो, मतलब आप पश्चाताप कर रहे हो। तो उसी क्षतिपूर्ति को या पश्चाताप को क्या बोलते हैं, अटोनमेंट। क्या बोलते हैं, अटोनमेंट। एस्पर्शन का मतलब क्या होता है, लांछन। एस्पर्शन का मतलब होता है लांछन। बोलते हैं ना कि मेरे चरित्र पे लांछन मत लगाओ, मतलब मुझ पे गलत इल्जाम मत लगाओ, है ना। क्या मतलब है, फॉल्स चार्जेस मेंट टू हार्म समवंस रेपुटेशन, मतलब खास करके गलत चार्जेस यानी कि झूठे इल्जाम, मेंट टू हार्म समवंस रेपुटेशन। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आप किसी की रेपुटेशन को क्या कर सको, हार्म कर सको। तो ऐसे जो झूठे आरोप होते हैं उन्हें बोलते हैं एस्पर्शन। तो क्या बोला जाता है कि तुम बिन बात का लांछन लगा रहे हो, मतलब यू आर व्हाट, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग, या फिर कह सकते हो यू आर इन्फ्लिक्टिंग, यू आर इन्फ्लिक्टिंग एस्पर्शंस। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, कि तुम क्या कर रहे हो, लांछन लगा रहे हो। ठीक है। वन हु गिव्स शेप टू स्टोन्स, ये पहले भी आ चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, स्टोन्स यानी कि पत्थरों को क्या करता है, शेप देता है, और शेप देकर क्या करता है, उनकी मूर्ति या फिर कोई डिजाइन वगैरह बनाता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या, स्कल्प्टर। स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार, स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार। ठीक है, आया समझ में। क्यूरेटर का क्या मतलब है, वन हु ओवरसीज म्यूजियम कलेक्शंस। एक ऐसा व्यक्ति, आपको मैंने बताया था क्यूरेटर का मतलब कौन होता है, जो क्या करता है, किसी म्यूजियम का संरक्षण करता है, म्यूजियम की देखभाल करता है, म्यूजियम की क्या करता है, देखभाल करता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। ठीक है। अपोस्टेट, ये भी पहले आ चुका है। वन हु अबंडेंस बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना मत या अपने सिद्धांत या अपना रिलीजन क्या कर दे, छोड़ दे, त्याग दे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अपोस्टेट। क्या बोलते हैं, अपोस्टेट। ऑडिटर कौन होता है, वन हु रिसीव्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिव्यूज, सॉरी, एक ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करता है, किसी भी कंपनी के, संस्थान के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है कि कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, जो भी है उनको रिव्यू करता है और देखता है कि सही है कि नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑडिटर, जो ऑडिट करता है। क्या करता है, ऑडिट करता है। अ ग्रुप ऑफ एंट्स आया था आज, और मैंने बताया था कॉलोनी, याद है, तो वही यहाँ पर आ जाएगा आंसर, कॉलोनी। पैक आप पढ़ चुके हो पहले भी। बुशल का क्या मतलब, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 36.4 लीटर, मतलब 36.4 लीटर। ब्रिटेन में यूज किया जाता था इस टर्म को, तो बस इतना याद रखो। ठीक है, 36.4 लीटर को दिखाने वाला एक यूनिट, मतलब मेजरमेंट का एक यूनिट है ये बुशल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लीटर, ऐसे वहां पर क्या बोलते हैं, बुशल। जैसे 36.4 बुशल का क्या मतलब हुआ, 36.4 लीटर। ठीक है। पैक का क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का, शिकारी कुत्तों का, या फॉक्सेस का, या लॉयंस का। ठीक है। कॉम मतलब क्या है, कॉम का मतलब कंघी भी होता है, कॉम का मतलब कंघी भी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम का मतलब क्या है, अ स्ट्रक्चर मेड बाय हनी बीज टू स्टोर हनी, मतलब वो स्ट्रक्चर जो हनी बीज यानी कि मधुमक्खियां बनाती हैं अपने शहद को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि वही छत्ता, तो उसको कॉम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करती है, मधुमक्खियां बनाती हैं हनी को स्टोर करने के लिए, हनी को स्टोर करने के लिए। और कॉम का मतलब एक क्या होता है, कंघी भी होता है। क्या होता है, कंघी भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। A small structure with one or more open sides that is used to vend merchandise, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा क्या होता है, स्ट्रक्चर कह लो या फिर छोटा सा स्टॉल जैसा कह लो। ठीक है, स्ट्रक्चर या स्टॉल कह लो। विद वन और मोर ओपन साइड्स, मतलब या तो एक साइड खुली हो सकती है उसकी, या एक से ज्यादा साइड्स भी खुली हो सकती है। ठीक है, दुकानें आपने देखी होंगी छोटी छोटी, एक साइड से भी ओपन होती है, इस साइड से भी कस्टमर होते हैं, इस साइड से भी होते हैं, या तो एक साइड से ओपन हो या एक से ज्यादा साइड से ओपन हो। दैट इज यूज्ड टू वेंड मर्चेंडाइज, जो यूज किया जाता है मर्चेंडाइज को वेंड करने के लिए। वेंड करने का मतलब करते हैं सेल करना, अपने मर्चेंडाइज यानी कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए एक छोटा सा जो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो स्टॉल होता है। ठीक
ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? जो छोटा सा स्टॉल या स्ट्रक्चर होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज को देने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? कियोस्क, पोडियम, वेंडर या स्टैंड। तो द करेक्ट आंसर इज कियोस्क। द करेक्ट आंसर इज कियोस्क। समझ में आ रहा है? कियोस्क मतलब एक छोटा सा काउंटर टाइप का होता है, यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने किया है, देखो। अ वेरी स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान या छोटा सा स्टॉल इन द स्ट्रीट, किसी गली कूचे या रोड पे, वेयर न्यूज़पेपर, स्वीट, सिगरेट एटसेट्रा आर सोल्ड, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बेची जाती हैं। न्यूज़पेपर बेचा जाता है, आपने देखा होगा, मिठाई बेची जा रही है, सिगरेट बेची जा रही है, एटसेट्रा आर सोल्ड। जैसे कि आप कह सकते हो बूथ, कहते हैं ना बूथ या काउंटर, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? कियोस्क। पोडियम क्या आपको पता है? एक लकड़ी का इस तरीके से प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर लोग खड़े होकर भाषण देते हैं, उसको बोलते हैं पोडियम। क्या बोलते हैं? पोडियम। अ रेज्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय अ स्पीकर, एक मतलब प्लेटफॉर्म होता है जो स्पीकर यूज करता है उसे, या फिर कोई परफॉर्मर यूज करता है, टू स्टैंड ऑन, खड़े होने के लिए, वाइल एड्रेसिंग एन ऑडियंस, किसी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज करता है, उसे क्या बोलते हैं? पोडियम। ठीक है। वेंडर, अ पर्सन और बिजनेस दैट सेल्स गुड और सर्विसेज। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। वेंडर का मतलब क्या होता है? विक्रेता। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेस जो सामान को सेल करता है उसे क्या बोलते हैं? वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर। समझ में आ रहा है? जो अपनी सर्विसेज दे रहा है आपको या जो अपना सामान दे रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं? वेंडर। जैसे एसएससी के भी वेंडर्स होते हैं, आपको पता है ना। एसएससी भी वेंडर चूज करता है कि इस साल एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा। जैसे अभी तक तो टीसीएस चल रहा है, इससे पहले कोई और था, तो वेंडर क्यों बोल रहे हैं हम इनको? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज हमें दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? वेंडर्स हैं। हमारे लिए क्या है? वो वेंडर्स हैं, क्योंकि वो सर्विसेज अपनी बेच रहे हैं एसएससी को, गवर्नमेंट को। स्टैंड का क्या मतलब है? स्टैंड का मतलब खड़ा होना भी होता है, और स्टैंड का मतलब आपको पता क्या होता है? स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म यूज फॉर डिस्प्लेइंग और सेलिंग मर्चेंडाइज। स्टैंड का मतलब जैसे दुकानों के बाहर ऐसे इस तरीके से लकड़ी के बने होते हैं ना, लकड़ी के स्टैंड ऐसे बने होते हैं, क्या करने के लिए? लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, स्ट्रक्चर्स बने होते हैं डिस्प्ले करने के लिए या फिर बेचने के लिए अपने मर्चेंडाइज को, यानी कि अपने प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं स्टैंड्स। क्या बोलते हैं? स्टैंड्स। ठीक है। अ प्लेस वेयर स्नेक्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर सांप को रखा जाता है। ठीक है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? एपियरी, हाइव, एवियरी या सर्पेंटियम। सर्पेंटेरियम। तो आप ये 3 वर्ड पहले पढ़ चुके हो। एपियरी का मतलब क्या होता है? जहां पर बीज को रखा जाता है, पढ़ा चुका हूं। हाइव का मतलब क्या होता है? आज ही आया था, मधुमक्खी का छत्ता। और एवियरी का मतलब जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, आ चुका है, हाँ कि ना। तो एक ही आंसर बचा इसका, सर्पेंटेरियम। सर्पेंटेरियम का मतलब जहां पर सर्प्स, जहां पर स्नेक्स को रखा जाता है, यानी कि सर्प को। सर्प माने स्नेक, सर्प हिंदी में बोलते हैं, तो सर्प से याद रखना, सर्पेंटेरियम। एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। हाइव, अ स्ट्रक्चर वेयर बीज लिव। और एवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है। अ हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, कोई भी हिस्ट्री के बारे में वर्णन, ठीक है, या फिर बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, अपनी पर्सनल नॉलेज की मदद से हिस्ट्री का जो वर्णन लिखा जाता है या जो बायोग्राफी लिखी जाती है किसी हिस्टोरिकल पर्सन की, तो उस लेख को, उस लेखनी को क्या बोलेंगे? क्रॉनिकल बोलेंगे, थीसिस बोलेंगे, मेमोयर बोलेंगे या ब्लॉग बोलेंगे? तो द करेक्ट आंसर इज ब्लॉग, सॉरी मेमोयर। अपनी पर्सनल नॉलेज या पर्सनल मेमोरी से आप लिख रहे हो उसको, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्या? मेमोयर। क्या बोलेंगे? मेमोयर। मेमोरी से याद रखना, मेमोयर। ठीक है। क्रॉनिकल का क्या मतलब है? आपको मैंने बताया था। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जब आप सीक्वेंस में, टाइम के हिसाब से, जो पहले हुआ उसको पहले रखते हो, जो बाद में उसको बाद में। जब आप टाइम के हिसाब से चीज़ों को रखते हो, जिस क्रम में वो घटित हुए हैं उसी क्रम में आप चीज़ों को लगा देते हो सीक्वेंस में, तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर आप एक फैक्चुअल अकाउंट किसी चीज़ का लिख रहे हो, किसी घटना का वर्णन कर रहे हो, देखो लिखा है ना, अ फैक्चुअल अकाउंट, किसी घटना का वास्तविक वर्णन आप कर रहे हो, या उसके रिकॉर्ड के बारे में आप लिख रहे हो, किसी इवेंट के बारे में या अलग अलग इवेंट्स के बारे में, लेकिन कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हो, तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है आपका, जिसको आपने लिखा है, उसे बोला जाएगा क्रॉनिकल। क्या बोला जाएगा? क्रॉनिकल। जैसे मान के चलो, आप दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने किताब लिखी, ठीक है, जो जितने भी फैक्चुअल अकाउंट थे, जो भी फैक्चुअल इवेंट्स वगैरह हुए, उनके बारे में आपने पूरा वर्णन किया, और आपने तरीके से वर्णन किया कि पहले कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया, फिर कैसे हुआ, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा क्रॉनिकल। क्या बोला जाएगा? क्रॉनिकल। थीसिस का मतलब है अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, कोई भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, दैट प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको क्या करता है? प्रेजेंट करता है रिसर्च फाइंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एज पार्ट ऑफ एन एकेडमिक डिग्री। मतलब आपको पता होगा कि जब आप पीएचडी करते हो, अगर आप पीएचडी करते हो, तो जिस सब्जेक्ट में भी आप पीएचडी कर रहे हो उसके बारे में आपको थीसिस लिखना होता है। तो थीसिस का क्या मतलब है? कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में जो रिसर्च फाइंड करते हो, वो सारी चीज़ें उठाकर आप उसमें लिखोगे। उसके बारे में जो अलग अलग लोगों के आर्गूमेंट्स है, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस है, वो आप ढूंढोगे, उसके बारे में आप उसमें लिखोगे। तो वही है कि जो अलग अलग रिसर्च है वो आप एक चीज़ में लिख देते हो, अलग अलग जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आप लिख देते हो। और क्योंकि किसका पार्ट है ये पार्ट है आपके एकेडमिक डिग्री का, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है थीसिस। जो आप लिखते हो
जिसमें आप ये सारी चीज़ें डालते हो, रिसर्च वगैरह, आर्गुमेंट्स वगैरह, उसे बोला जाता है थीसिस। क्या बोला जाता है? थीसिस। ठीक है। ब्लॉग क्या होता है? एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट वेयर इंडिविजुअल शेयर पर्सनल ओपिनियन। जैसे आजकल आपको पता है ब्लॉगिंग एक तरह का बिजनेस हो गया है। लोग क्या करते हैं, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं इंटरेक्टिव मैनर में। इंटरेक्टिव मैनर का मतलब इस तरीके से बोलते हैं जैसे सामने वाले से वो बातचीत कर रहे हो, इस तरीके से इनफॉर्मल वे में लिख देते हैं ऑनलाइन जाके, ताकि अगर किसी को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो अगर वो मेरे ब्लॉग को पढ़ेगा तो उसको सब कुछ वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। उसको बोलते हैं ब्लॉग, जो आप अपना पर्सनल ओपिनियन एक्सपीरियंस ऑनलाइन शेयर करते हो लोगों के साथ में। ठीक है। और इसी ब्लॉग की वजह से एक बहुत ही फेमस बुक जो है ना, इस ब्लॉग की वजह से हिट हुई है। एक बुक का नाम आपने सुना होगा, दी एटॉमिक हैबिट्स, या एटॉमिक हैबिट्स के नाम से। तो इसके जो राइटर हैं वो पहले क्या करते थे ना, ब्लॉग्स लिखा करते थे इंटरनेट पे, इन्हीं के बारे में कि लाइफ में कौन कौन से नियम आपको अपनाने चाहिए, कौन कौन सी हैबिट्स आपको अपनानी चाहिए जिससे आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट आए। और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए थे, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह लोगों से बताते थे, लोगों से बातचीत करते थे ब्लॉग के जरिए। तो उनके ब्लॉग को बहुत सारे लोग पढ़ने लगे। जब बहुत लोग पढ़ने लगे तो उनको एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया कि भैया आप एक किताब क्यों नहीं लिखते। तो उन्होंने किताब लिख दी थी एटॉमिक हैबिट्स के नाम से। और वो जो एटॉमिक हैबिट्स है, वर्ल्ड की नंबर 1 किताब एक समय पे बन गई थी, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब बन गई थी। काफ़ी अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी हुई है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ये पहले भी आ चुका है। यानी कि साउंड का जो विज्ञान है, साउंड का जो साइंस है, साउंड के बारे में जो स्टडी है, उस विज्ञान को या स्टडी को क्या बोलते हैं, पहले भी आ चुका है, अकाउस्टिक्स। क्या आ चुका है? अकाउस्टिक्स। ठीक है। एंकर आपको पता है, नाव में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, बंधा होता है इस तरीके से, पता होगा आपको, है ना, इस तरीके से होता है, 3 मुंह होते हैं उसके। ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एंकर। और एनार्किस्ट आपको मैंने बता ही दिया, और एपियरी बता, दोनों बता चुका हूँ। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, जो चाहता है कि सरकार में नियम कानून सरकार ना हो। और एपियरी मतलब जहां पर किसको रखा जाता है, उसको बर्ड्स को रखा जाता है, सॉरी बीस को रखा जाता है। एंकर, अ हैवी ऑब्जेक्ट, भारी सी चीज होती है, यूज टू कीप अ शिप और बोट इन प्लेस, जो किसी शिप को या बोट को इन प्लेस मतलब अपनी जगह पे बनाए रखती है, क्योंकि भारी होती है। अगर वो नहीं होगा तो शिप या जो भी आपका बोट है वो इधर उधर जा सकता है पानी के बहाव की वजह से। लेकिन वो जो एंकर होता है बहुत भारी होता है, पानी में डूबा होता है, जिसकी वजह से बोट या शिप जो है अपनी जगह पे मेंटेन रहती है। एनार्किस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। और एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है। डिसअपॉइंटेड एंड अनोइड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर अगर आप डिसअपॉइंटेड हो या फिर अगर आप परेशान हो तो आप क्या हो, आप कॉन्टेंटेड हो, आप डिसग्रंटल्ड हो, आप डिसुएड हो, या आप सरियल हो, तो आप क्या हो, आप डिसग्रंटल्ड हो। आप क्या हो, डिसग्रंटल्ड। ठीक है। कॉन्टेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, यानी कि किसी भी चीज को लेकर आप क्या हो, सेटिस्फाइड हो, यानी कि आप कॉन्टेंटेड हो, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद वन सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है इस समय उससे आप क्या हो, सेटिस्फाइड हो, यानी कि आप क्या हो, कॉन्टेंटेड हो। डिसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मनाना, और डिसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना कि भैया तू ये काम मत कर, तू ये काम मत कर, उसको बोलते हैं डिसुएड करना। परसुएड समवन नॉट टू डू समथिंग, समझ में आया? परसुएड का मतलब क्या हुआ, किसी को कुछ करने के लिए मनाना, और डिसुएड का मतलब क्या हुआ, किसी को मनाना कि तू ये काम मत कर। ठीक है। एक सेकंड भाई, चलो। सरियल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज और ड्रीम लाइक। सरियल का मतलब होता है बिल्कुल अजीब, जो आपने कभी सोचा ना हो, या जो बिल्कुल आपके सपनों की तरह हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हो कि एक दिन आप बड़े पर्दे पे, यानी कि आप फिल्मों के अंदर आओ और आपके दोस्त यार परिवार के लोग बैठे हो और आपको देख रहे हो, आप उनके साथ में बैठे हो, अपने आपको बड़े पर्दे पे देख रहे हो, और आपको मौका मिल गया ऐसा, आपको एक मूवी में काम मिल गया, आप मूवी में काम किए और थिएटर में आप अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ मूवी देख रहे हो। मूवी खत्म हुई तो बाहर जो इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए लोग खड़े होते हैं रिव्यू लेने के लिए, उन्होंने आपसे पूछा कि मतलब ये आपके लिए कैसा मोमेंट है, आप मूवी में काम किए, कैसा लगा आपको, तो आप बोलोगे कि ये मेरे लिए क्या है, सरियल है, ये मेरे लिए क्या है, सरियल। सरियल का मतलब बिल्कुल अजीब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, या फिर मेरे लिए बिल्कुल सपने जैसा है, तो मेरे लिए क्या है, सरियल मोमेंट है। क्या है, क्या है ये, सरियल मोमेंट, यानी कि जो मैंने सपने में सोचा था वही हुआ। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगातार एक न्यूरोटिक इम्पल्स होता है, मतलब ना चाहकर भी उसके मन में ऐसी उत्तेजना पैदा होती है कि मैं कुछ चुरा लूं। ये मैंने आपसे पूछा था एक दिन कि क्लेप्टोमेनिया का क्या मतलब होता है, तो आपने कमेंट में कई बच्चों ने बताया भी था। ठीक है। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, मतलब ना चाहते हुए भी आपका चुराने का मन करता है, चोरी करने का मन करता है। ठीक है। चोरी करने की लत, चोरी करने
की लत, आपको चोरी करने की लत लग जाती है, आपको न्यूरोटिक इंपल्सेस होते हैं, मतलब आप चाहते हो ना करो लेकिन आपके अंदर से इंपल्स पैदा होता है, ऐसा रिएक्शन पैदा होता है कि आप ना चाहकर भी कुछ चुरा लेते हो। तो ये जो पागलपन है, ये जो लत है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। और जो व्यक्ति है ऐसा काम करने वाला, उसे बोलेंगे क्लेप्टोमेनियक। क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनियक। कौनशा राज आया था? किसी भी कला का पारखी, किसी भी फील्ड का अपना पारखी हो सकता है, बताया था मैंने, आर्ट का, फूड का, म्यूजिक का, किसी भी चीज का। हिपोक्रेट कौन होता है? पाखंडी। और आइकोनोक्लास्ट पहले भी आ चुका है। आइकोनोक्लास्ट वो होता है जो समाज के जो नियम है, कानून है, परंपराएं हैं, जो एस्टेब्लिश्ड लॉज है समाज के, उनको नहीं मानता, वो परंपरावाद को नहीं मानता, वो परंपरा के खिलाफ रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलता है आइकोनोक्लास्ट। कॉन्शर, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड या म्यूजिक। हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है? पाखंडी। ठीक है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो दिखावा करता है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करता है। ठीक है, कि भैया मेरे अंदर तो बहुत मॉरल स्टैंडर्ड्स है और ओपिनियन है, विच ही शी डज नॉट रियली हैव, मतलब दिखावा करता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे अंदर मॉरल स्टैंडर्ड्स है, ये है, वो है, मैं ये कर सकता हूँ वो, लेकिन वास्तव में उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति क्या है? पाखंडी है। या कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान आपको देते हैं और वही काम वो खुद करते हैं, जो आपको मना करते हैं करने के लिए, वही काम वो खुद करते हैं। ठीक है, जैसे प्रियंका चोपड़ा आती है कि दिवाली पे बम पटाखे मत जलाइए, प्रदूषण होता है, और मेरे को एस्थमा है, मेरे को फेफड़े की प्रॉब्लम है, बोली थी वो ये बात, और एक उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सिगरेट पी रही है, तब अस्थमा नहीं है ना? तो ज्ञान दे दी लेकिन खुद इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है? तो क्या वो हिपोक्रेट है वो। आइकोनोक्लास्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज्ड टू एक्सेप्टेड आइडियाज, जो समाज के एक्सेप्टेड आइडियाज हैं, समाज मानता है कि हाँ भाई हमारे समाज में ऐसा होता है कि शादी की एक यही उम्र होती है, बोलता नहीं 5 साल की उम्र में शादी कराओ, हम नहीं मानते, जो एस्टेब्लिश्ड आइडियाज हैं हम उनको नहीं मानते, या हम आपके ट्रेडिशन को नहीं मानते, तो हम क्या है भैया? आइकोनोक्लास्ट। हम क्या है? आइकोनोक्लास्ट, यानी कि हम रूढ़ी विरोधी हैं, जो आपकी रूढ़ी परंपराएं हैं हम उनके खिलाफ है, हम क्या है? आइकोनोक्लास्ट है। ठीक है। अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, ये भी मैंने आपसे एक दिन पूछा था क्वेश्चन में, देखो वही आ गया, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो भी आपसे पूछता हूं ना, वो भी ऐसे नहीं पूछता, वो भी मैं तभी पूछता हूं जब वो किसी न किसी एग्जाम में पहले कभी ना कभी आया हो। क्लेप्टोमेनिया आया था, ये भी आया था, मैंने आपसे पूछा था, देखो आ गया। अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो किडनी की बीमारियों को देखता है, उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। हमारी जो किडनी है ना, वो कई सारे छोटे 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 यूनिट से मिलकर बनी है, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन से मिलकर बनी है, तो नेफ्रॉन्स की बीमारी को जो देखे वो नेफ्रोलॉजिस्ट। ये पहले आ चुका है। ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की डिलीवरी कराने में हेल्प होता है, या उस हेल्प करता है, या उसमें एक्सपर्ट होता है, जिसका मेन जो काम है वो क्या है कि जो मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती है, उनकी डिलीवरी करवाना, उसमें एक्सपर्ट होता है वो डॉक्टर, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। पैथोलॉजिस्ट मैंने बताया था। पैथलैब का क्या मतलब है? जहां पर आपकी बीमारी की जांच होती है कि आपको क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है, आपके खून को या यूरिन को टेस्ट करते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट का मतलब जो रोग विशेषज्ञ होता है, जो आपके रोगों का पता लगाने वाला व्यक्ति है, वो जो टेस्ट करने वाला व्यक्ति है, वो पैथोलॉजिस्ट है। और प्राइमेटोलॉजिस्ट देख लो क्या है? वन हु स्टडीज मैमल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्तनधारियों का अध्ययन करता है, इंक्लूडिंग एप्स। एप्स, क्योंकि एप्स भी तो स्तनधारी हैं, मंकीज एंड ह्यूमंस, एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस, जितने भी स्तनधारी हैं उन सब का अध्ययन करता है, उन सब के बारे में पढ़ता है कि मैमल्स की क्या क्या खास बात होती है, किस मैमल का क्या अपना एक वो होता है, लाइफस्टाइल होता है, क्या उसका लाइफ सर्कल होता है, क्या उसका मतलब खान पीन क्या होता है उसका, इन सब के बारे में अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमेटोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट पता लग गया। एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी का अध्ययन करता है कि कौन सी बीमारी किसको है, टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह करके। ऑब्स्टेट्रिशियन, डॉक्टर विद स्पेशल ट्रेनिंग इन टेकिंग केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्पिंग इन बर्थ ऑफ बेबीज, मैंने बताया था ना, जो बच्चों के जन्म में सहायता करता है प्रेग्नेंट लेडीज की, और इसके अलावा उनकी देखभाल भी करता है, और ये भी बताता है कि मतलब बच्चे की डिलीवरी के बाद माता को क्या करना चाहिए, कैसे बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, इन सब में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको ना जिंदगी में दुख का पता ना सुख का पता, जो दोनों के प्रति क्या है? अनजान है। संत आदमी होते हैं ऐसे लोग, मतलब जिंदगी में खुशियां आने पे ज्यादा उछलते नहीं है और दुख आने पे ज्यादा दुखी नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंडिफरेंट। क्या बोलेंगे? वेगाबॉन्ड, एमेच्योर, स्टोइक या रिक्लूज? तो द करेक्ट आंसर इज स्टोइक, सुख दुख के प्रति अनजान। वेगाबॉन्ड कौन होते हैं? पर्सन विदाउट अ होम, जिसका कोई घर नहीं है और जॉब, कोई जॉब नहीं है, हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता है, वेगाबॉन्ड। एमेच्योर, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट, पहले भी आ चुका कई बार, जो केवल किसी काम को क्या करता है? प्लेजर के लिए करता है, ठीक है, नॉट फॉर मनी एज अ जॉब, मनी के लिए या जॉब, मनी के लिए या प्रोफेशन की तरह उसको नहीं करता, या तो पैसे के लिए या प्रोफेशन के लिए उसको नहीं करता, केवल टाइम पास के लिए करता है, कई बार आ चुका है। रिक्लूज भी कई बार आ चुका है। अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता है, एंड हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी,
जो लोगों से ना के बराबर कांटेक्ट रखता है, जो अकेले में रहना पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रिक्लूज। कई बार आ चुका है पहले। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। हॉर्स रेस देखी कभी आपने टीवी में, फिल्मों में कहीं पर देखी होगी। हॉर्स रेस होती है मतलब घोड़ों की जो रेस होती है, तो घोड़े को जो चलाते हैं उस हॉर्स रेस में, उसे क्या बोलते हैं? बहुत फेमस वर्ड है जॉकी, पता होगा आपको, ठीक है। सेलर का मतलब है एन अंडरग्राउंड रूम, यानी कि तहखाना। अंडरग्राउंड रूम मतलब घर के नीचे जो रूम होता है, यानी कि तहखाना, जहाँ पर सीक्रेटली चीज़ों को रखा जाता है, तहखाना। एन अंडरग्राउंड रूम दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी कई बार पढ़ चुके हो यार। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पर एक ही बंदा होता है, सरकार को चलाता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, तो उसी बंदे को बोलते हैं ऑटोक्रेट। अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, ठीक है। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, क्या बोलेंगे? इलिटरेट। आ चुका है पहले भी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। फास्टिडियस कई बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार। जिसको प्लीज करना मुश्किल है, जिसको समझाना मुश्किल है, जिसको खुश करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू प्लीज, है ना। या वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जिसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, हमको ये चाहिए वो भी चाहिए, मतलब कितना ही मना लो मानेगा नहीं वो बंदा। एरुडाइट का मतलब है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी। कोई ऐसा बंदा जिसने बहुत सावधानी तरीके से, केयरफुल तरीके से पढ़ाई की है, जिसकी वजह से उसके पास क्या है? बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी क्या उसके पास नॉलेज है। तो ऐसे किसी के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एरुडाइट, यानी कि पढ़ा लिखा, विद्वान। क्या बोलते हैं? विद्वान। और स्कॉलर का मतलब है पर्सन हु स्टडीज एंड हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो दोनों का मतलब ही विद्वान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जब आपको बहुत सारा ज्ञान होता है, तो आप उस इंसान को क्या बोलते हो? स्कॉलर। क्या बोलते हो? स्कॉलर। जैसे कि ही इज अ साइंस स्कॉलर, मैथमेटिक्स स्कॉलर, इसका मतलब उसको साइंस की अच्छी नॉलेज है, मैथ्स की अच्छी नॉलेज है। लेकिन एरुडाइट का मतलब है ओवरऑल जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? एरुडाइट। क्या यूज करते हैं? एरुडाइट, ठीक है। रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब किसी बीमारी के बाद या किसी ट्रीटमेंट के बाद में जो आपका शरीर रिकवरी करता है, और आप जो रिकवरी कर रहे हो, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? आपको मैं बोलूंगा कन्वल्सेंट। पहले आ चुका है। कन्वल्सन का मतलब क्या होता है? बीमारी के बाद का वो दौर जिसमें आपका जो शरीर है वो क्या करता है? रिगेन करता है अपनी हेल्थ को, ठीक है। बीमारी के बाद जो आपका शरीर रिकवरी करता है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? कन्वल्सन। क्या बोलते हैं? कन्वल्सन। और आप क्या होगे? आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे कन्वल्सेंट, ठीक है। बोहेमिया पहले आ चुका है, कॉन्शर आज की क्लास में 3-4 बार आ चुका है, और कॉस्मोपॉलिटन भी आ चुका है, जो पूरे वर्ल्ड को अपना घर मानता है, ठीक है। बोहेमिया, अ पर्सन हु डिसरिगार्ड्स कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता, समाज के रीति रिवाज नियमों को नहीं मानता, समाज से बिल्कुल अगेंस्ट चलता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। और भी ऑफ बिहेवियर। कॉन्शर का क्या मतलब है? पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड कीन डिस्क्रिमिनेशन इन सम फील्ड, स्पेशली इन द फाइन आर्ट्स, इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, बताया था। जो अपने किसी क्षेत्र का पारखी होता है, कला का पारखी जो होता है, तो इस तरीके से भी एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज, जिसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड की, एंड कीन डिस्क्रिमिनेशन, और बड़ा उसके पास ना एक बारीक नजर होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि ये वाली चीज असली है, ये वाली चीज नकली है, मतलब पारखी उसी को तो कहते हैं ना। स्पेशली किसी भी फाइन आर्ट्स के फील्ड में, या फिर कह सकते हो मैटर ऑफ टेस्ट, या फिर कोई टेस्ट का फील्ड है, जैसे कि खाना पीना, इन सब के फील्ड में जो पारखी आदमी होता है उसे बोलते हैं कॉन्शर। कॉस्मोपॉलिटन, वन हु बिलोंग्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका संबंध पूरे वर्ल्ड से है, जो पूरे वर्ल्ड को अपना घर मानता हो, कई बार आ चुका है। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, एक ऐसी किताब जो आपको, किताब तो एक ही है लेकिन आपको हर फील्ड के बारे में नॉलेज दे रही है, अलग अलग फील्ड्स के बारे में आपको नॉलेज एक ही किताब में मिल जाती है, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, पहले भी आ चुका है। डिक्शनरी आ चुका है, जिसमें वर्ड मीनिंग दी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फोन बुक का मतलब क्या है? वही डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब एक ऐसी किताब जिसके अंदर लोगों के नाम लिखे होते हैं, एड्रेस लिखे होते हैं और फोन नंबर लिखे होते हैं, उसी को डायरेक्टरी बोलते हैं, उसी को फोन बुक भी कहते हैं, जिसमें लोगों के नाम और फोन नंबर होते हैं, ठीक है। और थीसिस अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जब आप पीएचडी करते हो तो आप थीसिस लिखते हो, मतलब आपने जो रिसर्च किया, जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें आप उसके अंदर लिखते हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के पर्पज से। एन आइडिया दैट इज डिस्कस्ड एंड प्रेजेंटेड विद एविडेंस इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज ट्रू। थीसिस का मतलब एक ऐसा आइडिया जो आपने लिखा है, दैट इज डिस्कस्ड, जिसको डिस्कस किया जाता है, एंड प्रेजेंट किया जाता है विद द एविडेंस, एविडेंस के साथ प्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप पहले रिसर्च करते हो, जब रिसर्च करने के बाद आपने लिखा, उसके बाद आप उस आइडिया को लोगों के सामने रखते हो, ठीक है, और आप डिस्कस करते हो, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो विद एविडेंस इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज ट्रू, और आप ये साबित करते हो कि हाँ, ये जो चीज़ मैंने लिखी है, जो आइडिया मैं दे रहा हूँ, ये सही है, क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ। तो वो चीज़ जो आप लिखते हो, जो पूरा एक आइडिया आप तैयार करते हो, उसी को बोलते हैं थीसिस। क्या बोलते हैं? थीसिस। फोन बुक बता दिया, अ बुक दैट लिस्ट द नेम्स, एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स ऑफ द पीपल इन अ लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी में, ठीक है, या किसी सर्टेन एरिया में। डिक्शनरी आपको पता ही है। वन हु क्योर्स आई डिजीज, जो
आंखों की बीमारियां देखता है, जो आंखों की बीमारियां ठीक करता है, उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट, प्रोलॉजिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ध्यान रखना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जहां पर भी ऑप्थल आ जाए, ऑप्थल का मतलब कहीं ना कहीं आंख से संबंधित होता है, ध्यान रखना। जहां पर भी ऑप्थल आ जाए तो मैं समझ जाना कि आंख की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट आपको पता है, वन हु फोकसेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का क्या मतलब है? इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनकी पढ़ाई करते हो, उनके जीवन के बारे में जानते हो। तो जो उसके जीवन के बारे में पढ़ाई करे जाने वो बायोलॉजिस्ट। फोनोलॉजिस्ट, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड, ठीक है। जहां पर भी आपको दिख जाए फोन, फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। तो फोनोलॉजिस्ट कौन होगा? फोन से ही तो बनता है ना, टेलीफोन, मोबाइल फोन, सब कुछ फोन से ही तो बनता है, ठीक है। तो फोनोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन फंक्शंस यूजेस ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। साउंड्स इन लैंग्वेजेस मतलब अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो साउंड होती है, जैसे किसी किसी लैंग्वेज में आप देखोगे उनकी साउंड अलग होती है। जैसे जापानीज टोन आप देखो, जापानीज लैंग्वेज के अंदर जो साउंड है उनकी टोन आप देखो हमेशा ऊंची टोन रहती है, ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं, है ना। और किसी किसी लैंग्वेज में देखोगे ऐसा लगता है कि हैरानी से बात कर रहे हैं। चाइनीज टोन देख लो, जैसे आप चाइनीज लोगों की साउंड देख लो जैसे आप, तो वही है। अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन फंक्शनल यूज ऑफ साउंड, कि किस लैंग्वेज में साउंड का जो फंक्शनल यूज है, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर साउंड का जो फंक्शनल यूज है, कि हम लोग साउंड को अलग तरीके से यूज करते हैं, अंग्रेज लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, है ना। तो इसका जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसे क्या बोलते हैं? फोनोलॉजिस्ट। और प्रोलॉजिस्ट का क्या मतलब है? वन हु राइट्स और डिलीवर्स अ प्रोलॉग। प्रोलॉग मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्रोलॉग क्या होता है? जब आप कोई नाटक या कोई प्ले प्रस्तुत करते हो तो उसके पहले जब आप कोई स्पीच देते हो ना, नाटक या प्ले शुरू होने से पहले, उसे क्या बोलते हैं? प्रोलॉग। जो एंड में देते हैं वो क्या होता है? एपिलॉग। तो वो जो प्रोलॉग लिखने वाला व्यक्ति है, जिसने लिखा है प्रोलॉग, एक तो होता है बोलने वाला, एक होता है जिसने उसको लिखा है, तो जो लिखने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं प्रोलॉजिस्ट। वन हु राइट्स और डिलीवर्स मतलब दोनों को ही, जो डिलीवर कर रहा है वो भी हो सकता है और जो लिख रहा है वो भी हो सकता है। अब प्रोलॉग, ठीक है। प्रोलॉग क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। कोई भी लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क का मतलब जैसे मान लो कोई नोवेल है, कोई कविता है या कोई प्ले है, कोई एक्ट है, उसके बारे में आप क्या दे रहे हो? इंट्रोडक्शन दे रहे हो स्टार्ट होने से पहले, उसी को प्रोलॉग कहते हैं। तो जो उस इंट्रोडक्शन को दे रहा है, जिसने वो प्रोलॉग लिखा है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोलॉगिस्ट। अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विद व्हाट ही हैज, कभी खुश नहीं होता, उसके पास जो भी होता है कभी वो खुश नहीं होता। अभी मैंने बताया था आपको कंटेंट का क्या मतलब होता है। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट, बताया था। तो जो कंटेंट है वो संतुष्ट है, और जो संतुष्ट नहीं है वो क्या है? मेल कंटेंट। मैंने बताया था जहां पर भी मेल लग जाए तो मेल का मतलब क्या होता है? बुरा या नेगेटिव। तो जो कंटेंट नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है, वो मेल कंटेंट है। जो संतुष्ट है वो क्या है? कंटेंट है या कंटेंटेड है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज से, उसके पास जो भी है, उसे क्या बोलते हैं? मेल कंटेंट, यानी कि असंतुष्ट। क्या बोलेंगे? असंतुष्ट, ठीक है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। समवन अनविलिंग टू स्पेंड मनी, कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे खर्चने से पहले 100 बार सोचेगा और करेगा ही नहीं। अनविलिंग है मतलब चाहता नहीं है पैसे खर्च करना, जो पैसे खर्च करना नहीं चाहता उसे क्या बोलेंगे? अनविलिंग। समझ में आया? हाँ कि ना। हेरेजी का क्या मतलब है? बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू रिलीजियस डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, ठीक है। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विरोध में या ऑपोजिट। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विरोध में या ऑपोजिट। टू रिलीजियस डॉक्ट्रिन और जनरली एक्सेप्टेड, मतलब आपके बिलीफ या आपके ऐसे मत या आपके ऐसे ओपिनियन जो कि किसी पर्टिकुलर एक रिलीजियस सिद्धांत के, यानी कि धार्मिक सिद्धांत के अगेंस्ट है, या आपके समाज में जो जनरली एक्सेप्टेड सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, उनके अगेंस्ट आपके जो बिलीफ्स हैं, जो मत हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेरेजी। क्या बोलते हैं? हेरेजी। समझ में आ रहा है? हेरेजी का मतलब क्या हुआ? ऐसा बिलीफ या ऐसा ओपिनियन जो कि क्या है? कॉन्ट्रेरी, यानी कि ऑपोजिट है किसके? आपके किसी धर्म के सिद्धांत के या फिर समाज में जो जनरली एक्सेप्टेड सिद्धांत है उनके अगेंस्ट है। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल का मतलब होता है इजी टू प्रेस इनटू डिफरेंट शेप्स। जैसे कल आपने पढ़ा था ना डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसको इजीली आप मोड़ के कोई भी शेप दे सकते हो, जो लचीला होता है, टूटता नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? डक्टाइल, यानी कि मेलेबल। इजी टू प्रेस इनटू डिफरेंट शेप्स, आप उसको अलग अलग शेप जो है वो दे सकते हो, ठीक है। द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब किसी बीमारी का पता लगाना उसके साइंस और उसके सिम्टम्स को देख के। किसी बीमारी को पता लगाने का जो आर्ट है, मतलब जैसे पता करते हैं ना, मरीज से पूछते हैं कि आपको क्या क्या हो रहा है, तो बोलता है कि मुझे उल्टी हो रही है, खांसी हो रही है, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो बंदा बताया था कि आपको ये वाली बीमारी है। तो ये जो आर्ट है जिसकी मदद से आप पता लगा लेते हो बीमारी का कि कौन सी बीमारी है, उसके साइंस और सिम्टम्स को देख ले, लक्षण को देख के। सिम्टम का मतलब क्या होता है? लक्षण, ठीक है। तो ये जो आर्ट है इसे क्या बोलेंगे? बायोप्सी,
डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस या ऑटोप्सी। तो डायग्नोसिस, आपको पता है डायग्नोसिस किया जाता है, पता ना, डायग्नोसिस किया जाता है मतलब बीमारी का पता लगाया जाता है, तो इस आर्ट को बोलते हैं डायग्नोसिस। बायोप्सी का मतलब है एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज। जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी है, ठीक है, तो आपके शरीर के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट से कट करके, मांस को कट करके, खास करके कैंसर में ऐसा किया जाता है, जब किसी को कैंसर होता है कि मांस को कट करके टिश्यूज निकाले जाते हैं और उस टिश्यू को एग्जामिन किया जाता है। क्या करने के लिए? देखो, आपकी बॉडी से टिश्यू को रिमूव किया जाता है एग्जामिन करने के लिए, टू डिस्कवर द प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंट ऑफ डिजीज, कि आपके शरीर में जो बीमारी मौजूद है उस बीमारी का कारण क्या है और वो किस हद तक फैली हुई है, उसका पता लगाया जाता है टिश्यूज को निकाल के। जिंदा शरीर में से, ध्यान रखना, मरे में से नहीं, जिंदा में से। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। ठीक है। ऑटोप्सी जो होता है वो मरे हुए शरीर का होता है। ऑटोप्सी जो होता है वो मरे हुए शरीर का होता है। ऑटोप्सी जो होता है वो डेड बॉडीज का होता है, ये पता करने के लिए कि मरा कैसे। और बायोप्सी जो होता है, क्योंकि बायो का मतलब क्या होता है? जीवित, लाइफ, तो बायोप्सी का मतलब जीवित इंसान के शरीर में से टिश्यूज निकाले जाते हैं एग्जामिन करने के लिए। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक तरह का भविष्यवाणी। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। एन एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज के फ्यूचर के बारे में क्या करना? एस्टिमेट, यानी कि अनुमान लगाना, उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस। ऑटोप्सी अभी देखो बताया था, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, मौत का कारण पता करने के लिए बॉडी को क्या किया जाता है? एग्जामिन किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी कि कैद, जो कैद से या फिर कह सकते हो जेल से क्या है? भाग चुका है, फरार हो चुका है, उसे क्या बोलते हैं? आ चुका है पहले भी है, फ्यूजिटिव। एग्जाम्पल दिया था मैंने, नीरव मोदी, माल्या, यानी कि क्या बोलते हैं? भगौड़ा। क्या बोलते हैं? भगौड़ा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? फास्टिडियस आ चुका है, जिसको प्लीज करना मुश्किल है। फेनेटिक भी आ चुका है और फार्स भी आ चुका है। नहीं, फार्स नहीं आया, फार्स बता देता हूं। फास्टिडियस ये तो आपको पता है। फेनेटिक, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म, जिसके अंदर ऐसा एंथुजियाज्म है जो कि इरेशनल है, मतलब गैर तार्किक है। मतलब उसके अंदर जो एंथुजियाज्म है ना, वो बिना मतलब का है, उसका कोई तर्क नहीं है, मतलब ओवर एंथुजियाज्म उसके अंदर है। क्या उसके अंदर? ओवर एंथुजियाज्म है, ओवर एंथुजियाज्म है। एज फॉर अ कॉज, किसी एक कॉज के लिए, खास करके किसी रिलीजन को लेकर। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे धर्म को लेकर बहुत ज्यादा उनके अंदर एंथुजियाज्म होता है, लेकिन एंथुजियाज्म जो है कभी कभी ओवर हो जाता है, मतलब उनको अपने धर्म के अलावा बाकी सब बेकार लगते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फेनेटिक। क्या बोलते हैं? फेनेटिक। फार्स का मतलब है समथिंग इंपॉर्टेंट और सीरियस दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल और ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है या सीरियस है, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, या जिस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए था उसको नहीं किया गया, तो ऐसी किसी भी चीज को क्या बोलते हैं? फार्स। क्या बोलते हैं? फार्स। या फिर एक ऐसी सिचुएशन को भी फार्स कहा जाता है दैट इज वेरी बैडली ऑर्गेनाइज्ड और अनफेयर, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा मिस मैनेजमेंट देखने को मिला, या फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिला, डिसऑर्डर देखने को मिला, तो ऐसी किसी सिचुएशन को बताने के लिए क्या बोलते हैं? फार्स। क्या बोलते हैं? फार्स। जैसे कि दैट सिचुएशन वाज टोटली फार्स। फार्स का क्या मतलब हुआ? कि कुछ भी मैनेजमेंट के साथ नहीं था, कुछ भी वहां पर एक ऑर्डरली तरीके से नहीं था, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे किसी भी चीज को या ऐसे किसी भी सिचुएशन को, या तो किसी चीज को या किसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? फार्स। समझ में आया भाई? हाँ कि ना? इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से भाई पढ़ते रहो, ठीक है, और इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो, खूब तरक्की करो, जल्दी से एग्जाम क्लियर करो और सिलेक्शन लो। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को भाई गुड नाइट और जय हिंद।